बेटा स्लाइड पे कुछ दिख रहा है क्या आपको? स्लाइड पे जो दिख रहा है उसका आंसर दो पहले। मेरा क्यों नहीं चल रहा है इसमें? ठीक है, स्लाइड पे कुछ दिख रहा है क्या आपको? फिर ही अलवा दिखाया अपना, बड़ी बेताब है दुनिया तेरी परवाज देखण नू। कले ते तीर देखण नू ते सिर ते ताज देखण नू। कले ते तीर देखण नू ते सिर ते ताज देखण नू। ज़माना रुक गया तेरा ओही अंदाज देखण नू। कले ते तीर देखण नू ते सिर ते ताज देखण नू। हेलो गाइस, क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? मैं हूं रहीवन राज, स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट टॉपर के इस प्लेटफॉर्म पे। बताओ मेरी आवाज आ रही है? देखो अब मेरी बात सुनो, अब थोड़ी देर मेरी बात सुनो। आपने बताया 11th बर्बाद है, मैं मानता हूं ये बात। अगर आपने अच्छा किया 11th पे, वेल एंड गुड बेटा। अगर बुरे से बुरी स्थिति भी आपकी रही 11th में कि जहां पर आप कुछ ही कंसेप्ट वहां पर 11th में ढंग से पढ़ पाए हो या फिर याद रख पाए हो, पूरे साल अच्छे मान सकते हो कि शुरुआत बहुत अच्छी हुई। मिड का टाइम 11th का होता है जब हम सब डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मिड में एक अच्छे चैप्टर्स की शुरुआत हो जाती है 11th में। मैकेनिक्स के चैप्टर, रोटेशनल मोशन, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी और आगे आने वाले चैप्टर्स की जो बहुत मुश्किल कहे जाते हैं मैकेनिक्स के चैप्टर्स, कि वहां से आपको पढ़ने में इंटरेस्ट हो सकता है कि खत्म होने लगे। मेरी बात ध्यान से सुनना। ये बहुत सारे कारण ऐसे हो सकते हैं कि आप साथ साथ तैयारी ना करते गए हो। शुरुआत में सबके पास अच्छा खासा जोश होता है, फिर धीरे 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 ये जोश का लेवल है वो घटता जाता है। ये एक मेन प्रॉब्लम होती है 11th में भी और बेटा 12th में भी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे कि पहले स्टेशन में अच्छा खासा जोश, दूसरे स्टेशन में अच्छा खासा जोश, लेकिन तीसरे स्टेशन में आओगे जोश ठंडा होता जाएगा। तो 11th आपने इसी मेजर मिस्टेक से मिटाया है, बर्बाद किया है। क्या आप ऐसे ही 12th को बर्बाद करना चाहते हो? सीरियस जोन पे पूछ रहा हूं मैं। देख बेटा, हंसी मजाक की बात होगी सेशन में, लेकिन मैं अभी आपका मोटिव क्लियर कर रहा हूं, आपका लक्ष्य क्लियर कर रहा हूं, आपका वाई वाला आंसर पिक कर रहा हूं कि क्यों आप अच्छे रिजल्ट के पीछे या फिर इस 12th के पीछे हम इतना पागल होकर भाग रहे हैं। वाई, उस वाई का आंसर दे रहा हूं आज। क्या आप 12th खराब करना चाहते हो? क्या आपको पता है इस 12th से जुड़ी हुई कितनी कहानियां हैं? क्या आपको पता है 12th के बेसिस पे कितनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है? क्या आपको पता है इस 12th के बेसिस पे कितने करियर अपॉर्चुनिटीज है? क्या आपको पता है इस 12th के बेसिस पे कितनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर सकते हो? क्या पता है आपको कि इस 12th के बेसिस पे आपका भविष्य डिसाइड होने वाला है? देख, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि सिंगल पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। ये सिंगल पेपर की बात नहीं, ये आपके पूरे साल की बात है। मैं तो ये बोल रहा हूं कि ये आपके 12 वर्ष की बात है, 12 साल की बात है बेटा। ये सिर्फ एक साल या फिर एक पेपर की बात नहीं है। ये 1 से लेके 12वीं तक आपने जो मेहनत की है वो आपकी इस मार्कशीट में दिखने वाली है। हंसी मजाक सेशन में होती रहेगी, आपको मजा भी आएगा, लेकिन लक्ष्य से भटकना नहीं है। जो आपका मोटिव है वो क्लियर होना चाहिए। क्या आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हो, वफादार हो? यह बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार दिल बनाओ, कमेंट बॉक्स में एक बार दिल बनाओ कि हां, हम अपने लक्ष्य के लिए वफादार हैं। हम समझते हैं कि 12th की इंपॉर्टेंस क्या है और हमें 12th में करना क्या है। हम नहीं चाहते हैं कि जो 11th में बर्बादी हो गई हमारी वो 12th में रिपीट हो। अगर
मुझे हाँ कमेंट बॉक्स पे दिल बताओ, दिल बना के बताओ। इसमें हो सकता है ऐसा क्या नहीं आ सकता कमेंट बॉक्स में? ठीक है, बहुत बढ़िया बात। हाँ, अब मेरी बात सुनना बेटा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप अपने लक्ष्य के लिए वफादार हैं तो मैं भी, क्योंकि देखो एक सीधी सी बात सुनो, मैं पहले मेरी बात आप क्यों सुनोगे उसका मैं एक रीजन देता हूं। अभी इस सिचुएशन में समझो आपके माता पिता के अलावा कौन ऐसा तीसरा व्यक्ति है, आपके परिवार के अलावा कौन ऐसा तीसरा व्यक्ति है जो आपका अच्छा फ्यूचर चाहता है, आपके 12th में अच्छे मार्क्स चाहते हैं? ऐसा कौन सा व्यक्ति है? आपके गुरु, आपके टीचर्स जो यहां फिर आपको स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो, या फिर हम मतलब जो भी पढ़ा रहे हैं वो आपके गुरु, आपके टीचर्स ही है जो आपका एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं। आपकी 12th की परसेंटेज या 12th में आप कुछ अच्छा करके दिखाओ वह चाहते हैं। तो यहां से हम जो सलाह दे रहे हैं, यहां से जो हम एडवाइस दे रहे हैं वो कभी गलत नहीं हो सकती आपके लिए, कभी आपको फंसाने के लिए नहीं हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रख कि यहां से जो सचोट सलाह दी जाएगी वो आपके लिए एप्लीकेबल होगी। और जितने भी सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, एक वेल एक्सपीरियंस है मेरे पास कि मैं आपको गाइड कर सकता हूं 12th बोर्ड एग्जामिनेशन कैसे फोड़ के आ सकते हैं, कैसे फोड़ के आ सकते हैं। कितना भी फिजिक्स का पेपर हार्ड आ रहा हो, इतिहास में आप मतलब किसी से भी पूछोगे कि कितने मतलब सीबीएसई के बोर्ड के पेपर कैसे आ रहे हैं, लेकिन बेटा कोई भी बताए आपको कि हार्ड पेपर आ रहे हैं फिजिक्स के, कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं यहां पर। आपको पूरे साल कैसे गाइड करना है, कहां से शुरुआत करनी है, कहां पर मुझे लेके जाना है, किस लेवल पे लेके जाना है, मुझे पता है। आपकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए भी साथ साथ गाइड करता रहूंगा, लेकिन आपको पहले अपना मोटिव क्लियर रखना होगा कि मुझे साथ साथ ये भी करना है, और उसके लिए आपको तैयार रहना होगा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने के लिए। आप बीच बीच में कोई मैं नई बात समझा रहा हूं, क्योंकि बार बार ऐसी चीजें आएगी जो डिफिकल्ट होगी, दैट्स अ रियलिटी। बहुत सी ऐसी चीजें आएगी 12th में या अपने फिजिक्स के सिलेबस में कि जो हार्ड होगी। आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। मैं बहुत इसी तरीके से, बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बार बार समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन आपको वो एक्सेप्टेंस वाले मोड में आना होगा कि हम सीखने के लिए तैयार हैं। 11th आपने चाहे जैसे भी पढ़ी हो, मानी कोई गुरु की बात, मानी टीचर्स की बात, नहीं मानी, कुछ फॉलो किया, कुछ फॉलो नहीं भी किया, जो अच्छा लगा वो किया, जो अच्छा नहीं लगा वो नहीं किया, मुझे उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन यहां पर मैं जो बात बता रहा हूं वो आपको ब्लाइंडली फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अभी आपकी आंखें खोल के बता दे रहा हूं कि क्यों करना है आपको। फिर पूरे साल नहीं, मैं तो आपको यह बता रहा हूं कि पूरे साल भी नहीं, बस एक चैप्टर मेरे पे भरोसा रख के देखिए, एक चैप्टर जब तक ये खत्म नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद आप पीवाईक्यूज भी लगा लेना, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी लगा लेना, आप जितने चाहो उतने क्वेश्चंस कर लेना। अगर वो आपसे बन रहे हैं तो वी आर इन राइट डायरेक्शन, ठीक है। पहली बात आपको क्लियर है कि यहां से जो आपको गाइडेंस दिया जाएगा 100% उसी डायरेक्शन में अपने को आगे बढ़ना है। दूसरी बात बेटा, कभी भी मक्कारी वाली बात पे नहीं आना है, ठीक है। सुनना, मेरी बात सुनना, क्या बता रहा हूं मैं कि मक्कारी वाली बात पे नहीं आना। यहां से कुछ होमवर्क्स आपको साथ साथ दिया जाएगा, वो आपको फॉलो करना है। उसमें बहुत सी बात ऐसी आएगी कि जो आपसे नहीं बनेगी, तो हमने लास्ट में एक डाउट सेशन भी रखा है। हर सेशन में भी थोड़ा बहुत पार्ट डाउट सेशन का रहेगा, लेकिन मेजर जो आपके डाउट्स होंगे कि जो कॉमनली है और सबके लिए, और मुझे वो पहले से पता है कि ये क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। मैं स्लाइड में बस इसीलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि आपको पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ऐसे क्वेश्चन रास्ते में मिलेंगे, इस मुसाफर में, इस सफर में हमें सामने मिलेंगे। तो मैं बस आपको इस एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप देखो, समझो, सोचो 7 दिन तक। 7वें दिन पे जब हम मिलेंगे वापस प्योर डाउट सेशन में, कि वहां पर आपके क्लियर कट डाउट्स ही डाउट डिस्कस किए जाएंगे। रेगुलर सेशन में तो हल्के फुल्के आपको डाउट्स लिए ही जाएंगे, शुरुआत में भी, बीच बीच में भी और अंत में भी, लेकिन उस सेशन में डेडिकेटेडली डाउट्स ही डिस्कस किए जाएंगे। वहां पर मुझे पता है कि क्या करवाना है। तो मैं बस ये चाहता हूं कि जो आपको होमवर्क दिया जाए बेटा, वो ईमानदारी से करना है। तीसरी बात, जब भी आप पढ़ रहे हो बेटा, तो एक्सेप्ट करके पढ़ना है, ठीक है। कोई नई बात समझा रहे हैं तो हो सकता है कि शुरुआत में समझ में ना आए, लेकिन बार बार मैं वही बात समझाता जाऊंगा तो आप यूज्ड हो जाओगे उसके। कोई फॉर्मूला जैसे नया आएगा तो आपको डर लगेगा कि ये क्या ही फॉर्मूला सामने आ गया है। 11th में तो ऐसे फॉर्मूले नहीं थे, 10th में और 9th में तो ऐसे फॉर्मूले कभी देखे भी नहीं थे, सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप जब 2nd और 3rd स्टैंडर्ड में थे, तब जो
डिफरेंशिएशन किया करते थे 11th-12th में, या फिर 10वीं कक्षा में जो एवरेज निकालने वाली पूरी की पूरी मेथड हुआ करती थी, मतलब कोई भी ऐसा डिफिकल्ट कंसेप्ट था कि जो आप दूसरी कक्षा से सोच रहे थे कि ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता है, लेकिन आप 9-10 पास करके आए, 9-10 पास करके आए, तब पता लगा कि हलवा है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वैसे ही कोई नया कंसेप्ट आपके सामने आता है, कोई नया फॉर्मूला आपके सामने आता है बेटा, तो थोड़ी बहुत दिक्कत, थोड़ी बहुत परेशानी सबको होती है। दैट्स द ट्रूथ। टॉपर से टॉपर बच्चा हो तब भी होती है, और एवरेज से एवरेज या बहुत बहुत लोअर लेवल पे स्टूडेंट हो तब भी होती है। किसी को ज्यादा, किसी को कम होती है, ये बात आपको माननी होगी, ठीक है। लेकिन कितने एक्सेप्ट करके आप आगे चीजों को बढ़ते हो कि हाँ ठीक है, ये सर ने बताई ये चीज होती है, हम आगे बढ़ गए, ये मान के हम आगे बढ़ गए। और मानने के पीछे का रीजन भी बताया जाता है फिजिक्स में। यही तो खूबसूरती है फिजिक्स की, यही तो खूबसूरती है फिजिक्स की, कि पीछे का रीजन भी बताया जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन कहने का मर्म बस इतना है कि आप इसमें गुत्थे मत बनाना, जो बताया जा रहा है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉलो करो और आगे बढ़ो, ठीक है। अब देखो, हां, अब मेरी बात सुनो, मैं सेशन में आगे बढ़ता जाऊंगा, ज्यादा कमेंट्स नहीं देखूंगा। आपको मेजर जो प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब कि जो लीगल डाउट मुझे लगेगा कि ये बताने लायक डाउट है, वो मैं बताऊंगा। मैं हर एक स्लाइड, हर एक चीज हो सकता है कि 2 बार 3 बार भी रिपीट कर दूं, किसी को ना समझ में आए तो उसी समझ में आ जाएगा। मतलब हर एक कंसेप्ट रिपीटेड फॉर्म में भी चलेगा। आसान कंसेप्ट होगा तो मुझे रैप है कि एक बार में इसको रैपअप करो, आगे बढ़ो। लेकिन डिफिकल्ट कंसेप्ट हो तो मुझे पता है कैसे पढ़ाना है। तो आप मुझ पर विश्वास रखो, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, उसमें कोई झिझक नहीं है। लेकिन जेन्युइन डाउट, क्या बेटा, जेन्युइन डाउट, ठीक है। अपनी वजह से किसी दूसरे की स्टडी नहीं बिगड़नी चाहिए, उस बात का ध्यान रखना है। आप क्लास में नहीं पढ़ रहे हो, क्लास में कुछ नहीं कर रहे हो, तो बेटा कोई जरूरत नहीं, इस बेच को फेंक दो, मोबाइल को नहीं, बेच को, मतलब बेच में से बाहर निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा कमेंट मत लिखना है कि जिससे दूसरे को तकलीफ हो, मैं उसको ब्लॉक करवा दूंगा बेटा, ये सीरियस नोट पे है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन की शुरुआत है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आज के सेशन में बेटा देख, इस सेशन की एक वार्निंग समझो या फिर एक नोटिस समझो या फिर थोड़ा सा डिस्क्लेमर करते हैं ना कोई भी मूवी के पहले का, वैसा एक डिस्क्लेमर समझ लो कि आज के सेशन में मैं कूलम्ब्स लॉ के बेसिस के क्वेश्चंस लेके आया हूं, वो भी अच्छे वाले कि जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं। आप जितने भी कंपीटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीयूईटी, जेई, नीट, उसके भी संलग्न बातें चलेगी, संलग्न कॉन्सेप्ट घूमेंगे, ठीक है। वो भी सारे कॉन्सेप्ट यहीं से जुड़े हुए हैं, तो मैं उसके रिलेटेबल बात भी आज बताऊंगा आज के सेशन में। तो होगा ऐसा बिल्कुल नहीं कि आसान क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूं। देख, अगर मैं चाहता तो इस सेशन को इग्नोर भी कर सकता था, सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जा सकता था, दैट्स अ रियलिटी। लेकिन मैं ये सेशन इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इसके साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके दिमाग में जो बातें गुत्थी हुई है कूलम्ब्स लॉ या फिर किस किस तरह से ये कॉन्सेप्ट यूज में आ सकता है, वो बातें खुल जाए, आपका दिमाग सोचने पे मजबूर हो जाए कि इस कॉन्सेप्ट को ऐसे भी पूछा जा सकता है, इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ फॉर्मूले से बात नहीं है बेटा, इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से भी पूछा जा सकता है। वो सारी बातें आज कंक्लूड हो गई, वो पूरा दिमाग खुल जाएगा आपको कि क्या क्या होता है। बस मैंने आपको बताया कि दिमाग खुला रखना है, मुझ पे भरोसा रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है, ठीक है। एक्सेप्ट करके चीजों को चलना है कि हाँ ये चीज है, ये चीज नहीं समझ में आई है, बताया जाएगा। लेकिन हर एक नई चीज बताऊं उससे पहले ये क्या हो गया, ये कैसे आ गया, नहीं बेटा। कुछ चीज है वो 11th में आपने बर्बाद करके आए हो, आप खुद 11th में बर्बाद करके आए हो, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि उसको दूसरी स्लाइड पे, तीसरी स्लाइड पे अलग से समझाऊं। तो उसके लिए ओ ये क्या हो गया, ऐसा तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं था। नहीं बेटा, ये पढ़ाया गया था आपको 11th में, आपने शायद ध्यान नहीं दिया था, ठीक है मेरी बात। आज के सेशन में से बहुत सारी बातें आएगी कि जो शायद आपको पता ना भी हो, लेकिन मैं बहुत डिटेल में उस चीज को करवाऊंगा। आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक मुझे कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। मैं हर वो चीज कवर करवाऊंगा, बेसिक से बेसिक तक कवर करवाऊंगा। ऐसा मुझे लगेगा कि ये 10th का कंसेप्ट है, जो आपको नहीं पता है उस 10th के या फिर 9th के कंसेप्ट को भी मैं साथ में बताऊंगा। 11th के तो होंगे वो फाउंडेशन वाले कंसेप्ट भी आपके करवा दूंगा। लेकिन कोई भी नई चीज बताई जाए तो उसको पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ ये कुछ है। 11th की बात कर रहा हूं, 12th का कंसेप्ट तो यहां से मैच करेगा। मैं 11th की बात कर रहा हूं, 9th की बात कर रहा हूं। जो चीज आपको पता नहीं है तो वहां मैं हल्की एक मेथड से बता दूंगा कि इसको इस तरह से याद रखा जाएगा। और किसी बच्चे ने ऐसा पूछा है कि बेटा हाँ जो आप एनडीए की बात कर रहे हो वो भी चीज यहां से हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिजिक्स के रिलेटेबल जो भी चीज पूछी जाएगी वो कवर हो जाएगी, ठीक है। डेरिवेशन, फॉर्मूले, बेटा फिजिक्स पे कोई रटने की जरूरत नहीं आएगी,
यहां पर आप प्रैक्टिस ही उतने लेवल पे कर दोगे कि आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएगी। क्या कूलम्ब्स लॉ में आप पढ़ते हो कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्या इसको रटने की जरूरत है? भाई प्रैक्टिस ही इतनी लेवल पे कर लेंगे, इतने क्वेश्चंस करेंगे, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि वो रात में उठा के भी कोई पूछे कि भाई कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, उसकी लिमिटेशन क्या थी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, क्या पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है, सारी बातें मुंह जुबान याद होगी, सारी बातें। तो प्रैक्टिस का लेवल ही उतना कर दो कि फॉर्मूला रटने की कहीं बात ही ना है। डेरिवेशन ही उतनी बार बुक में लिखो कि रटने की बात ही ना है। वो हैबिचुअल हो जाओगे आप उस चीज से, जरूरत ही नहीं पड़ेगी रटने की। पहली बार आसानी से समझो, यहां पर एक आध बार खुद से लिखो, दैट्स इट, खत्म बात। देख एक चीज और भी क्लियर कर देता हूं साथ साथ ही, अब इसी मूड में आया हूं तो एक बात समझा देता हूं आपको कि बेटा ऐसा नहीं होगा कि 10 बार आपने लिख लिया तो हर चीज याद रह जाएगी। देख दो तरह की मेथड होती है, एक आपने 10 बार लिख लिया, अंधाधुंध लिखते गए, लेकिन आपने जो लिखा है वो कहीं से देख देख के चैप के लिखा है कि मैंने यहां पर बोर्ड पे लिखवाया वही वाला लिख दिया आपने, ऐसा हो सकता है। और दूसरी मेथड ये, एक बार अच्छे से समझ लो, फिर आंखें बंद, मतलब कि बोर्ड के ऊपर या फिर कहीं और ना देख के खुद से लिखा। ऐसी तैयारी आपकी होनी चाहिए, क्लास में इतने लेवल पे आपका फोकस होना चाहिए कि मैं पूरी स्लाइड मैंने लिख दी है, उस स्लाइड पे बिना देखे आप लिख पाओ, बिना देखे। अगर ये कर पा रहे हो तो फिजिक्स समझ पा रहे हो। क्या बताया मैंने कि मैं अगर ये पूरी स्लाइड लिख के दे देता हूं आपको कि ये समझाया, ये समझाया, ये समझाया, ये समझाया, ये समझाया, बिना वापस इस स्लाइड में देखे आप पूरा का पूरा लिख पा रहे हो खुद से, तो आप फिजिक्स समझ पा रहे हो। मुंडी ऊपर करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये गर्दन ऊपर करके देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, उस लेवल का फोकस होना चाहिए आपको क्लास में। हंसी मजाक क्लास में चलेगा, वो अपने लेवल पे है, लेकिन अपना लक्ष्य नहीं भटकना है। देख मैं आपको मतलब चेतावनी या फिर आपको डराने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूं बेटा, लेकिन मैं चाहता हूं, गाना इसीलिए बजाया था कि आपको, मैं चाहता हूं आपके ऊपर ताज रहे। लोग चाहते होंगे कि आपके दिल में या फिर आपके सीने पे तीर रहे, मैं चाहता हूं आपके ऊपर ताज रहे, और वो ताज के लिए आज से प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक है, युद्ध भूमि में सीधा ही नहीं उतरा जाता, उसके पहले की कुछ घटना भी होती है, उसके पहले की बहुत सारी प्रिपरेशन रणनीति होती है। तो ये उस फेज में है, जब युद्ध की बारी आएगी तब और शस्त्र उठाएंगे, लेकिन अभी आपको जो बताया जा रहा है वो इनफ है। ठीक है, आगे बढ़ाए क्या? ठीक है, हाँ, क्वेश्चन शुरू में हो सकता है आपको टफ लगे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बनने लगेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस उतने लेवल पे बढ़ा दो। लो शुरुआत करते हैं। पहली बात समझो कि हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा क्या था। हमने यहां से शुरुआत की थी भाई, कि शुरुआत फिजिक्स में हमने की थी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, चार्जिंग करने की मेथड क्या होती है। ठीक है, हाँ, बढ़िया 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 बढ़िया। तो ये सारी बातें पढ़ी थी, और लास्ट सेशन में हमने शायद कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था, राइट। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है उसके बारे में हमने सेशन की शुरुआत की थी। ठीक, अब मैं क्या है, सर्कुलर स्टार्ट कर दो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं बट न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होते। तो बेटा आज का सेशन प्योर न्यूमेरिकल के ऊपर है, प्योर न्यूमेरिकल्स। अब आज के सेशन में आप फील करोगे कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व किया जाता है। आज के सेशन में मेजर क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है आपके, मेजरली आपके पास क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं कि आज के सेशन में क्या कवर करवाया जाएगा। पहले पिछले सेशन में हमने कूलम्ब्स लॉ तक कहानी पढ़ी थी। कूलम्ब्स लॉ क्या कहना चाहता था सर, ऐसा एक फॉर्मूला अपने पास आया था कि दो चार्जेस है, तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा था K Q1 Q2 डिवाइड बाय R²। ये लास्ट में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, राइट। इसके बेसिस पे कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चन किए थे और आगे बढ़े थे। दो गोले को अगर कनेक्ट करवाया गया कंडक्टर को सेम साइज के और सेम आइडेंटिकल है, तब हम बताते थे कि दोनों के ऊपर का चार्ज लिखा जा सकता है Q फाइनल इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। देखिए एक चीज का याद रखना बेटा कि हम है ना ये फॉर्मूले भले ही लिख लिए हैं, लेकिन ये हर एक फॉर्मूला हर एक कॉन्सेप्ट के साथ आता है, एक लिमिटेशंस के साथ आता है, एक पूरी की पूरी सिचुएशन के साथ आता है। तो ऐसा नहीं होगा कि हर जगह आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। मैंने आपको सिखाया था पहले ही सेशन में कि ऐसा कभी मत सोच लेना कि ये फॉर्मूला है, अप्लाई कर दिया, बात खत्म। सिचुएशन को समझना बहुत आवश्यक होता है फिजिक्स में। तो कंडीशन को समझो, सिचुएशन को समझो कि ये फॉर्मूला कब और किस सिचुएशन के लिए था, ये फॉर्मूला कब और किस सिचुएशन के लिए था। ये फॉर्मूला Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस NE, ये फॉर्मूला किस और कौन सी कंडीशन के लिए, कौन सी सिचुएशन के लिए अप्लीकेबल था, वो बातें आपको समझनी चाहिए। क्वांटाइजेशन वाला पार्ट था, कूलम्ब्स लॉ वाली बात थी, और ये जैसे चार्जिंग मेथड पढ़े रहे थे ना, उसमें कंडक्शन की मेथड आई थी, उसमें ये बात बताई गई थी। ठीक है, देखो आज क्वेश्चन की शुरुआत होगी कूलम्ब्स लॉ जो हमने पढ़ा था उसी की बात, हल्की फुल्की बात करेंगे, फिर मीडियम इफेक्ट
इसकी चर्चा करेंगे। और एक खतरनाक क्वेश्चन, ये 2 से 3 मार्क्स में बोर्ड्स में पूछे जाने की संभावना है, बोर्ड्स में पूछे जाने की संभावना है। बाकी इसके ज्यादा क्वेश्चंस, इसके भी क्वेश्चंस, हाँ ये क्वेश्चंस यहां से आपका नीट, जेई, एनडीए या फिर सीयूईटी, आप जितने भी एग्जामिनेशन बोल रहे हो, ये पूरे इस कूलम्स लॉ के आसपास घूमेंगे। आज के सेशन के ज्यादा सारे क्वेश्चन है उसके आसपास घूमेंगे, तो बहुत काम की बात होगी। ठीक है, माही बेटा ने बहुत सही आंसर दिया है कि आइडेंटिकल कंडीशन के लिए हम अप्लीकेबल करते हैं, ये लिखा है ना, वो आइडेंटिकल कंडीशन, आइडेंटिकल, हाँ जो स्फीयर होते हैं उनके लिए, इंडक्शन के लिए बात बताई गई थी। और किसी ने लिखा था आइडेंटिकल चार्जेस के लिए बात बताई थी। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया बात बताइए। ठीक, आगे बढ़े क्या सेशन में, रख दूं मैं अब कमेंट बॉक्स साइड में रख दूं। कार्तिक राठौड़ पूछ रहा है कि फॉर्मूला शीट दे दो बेटा। फॉर्मूला शीट कहां से दूंगा बेटा, अभी तो सेशन की शुरुआत हुई है, बस अभी तो चैप्टर की शुरुआत हुई है, फॉर्मूला शीट दे दो। ठीक है, आगे बढ़े, कुछ है बात आपके पास? हाँ, आज के सेशन के बाद आपको जितने भी क्वेश्चंस लगे कूलम्स लॉ के आसपास के, वो लगा लेना, और मैं कुछ आपको होमवर्क भी दे दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, लो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने एक बात बताई थी कि जैसे सूरज दादा के आसपास सारे ग्रह हैं, वो ऐसे परिभ्रमण, ऐसे भ्रमण कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। वैसे ही न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, एक रीजन बताया जा रहा था क्यों, क्योंकि कूलम्बिक फोर्स एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कूलम्स लॉ के बेसिस पे। कूलम्स लॉ ने ये बताया था कि 2 चार्जेस है अपने पास 2 चार्जेस है, मान लिया ये Q1 Q2, मान लिया ये Q1 एंड Q2। ठीक है, तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू लिखा जाएगा F Q1 Q2 डिवीजन में R²। अब इस K के लिए हमने बात भी बताई थी कि K का यूनिट क्या होता है। तो यहां से क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो बता देता हूं कि K का यूनिट क्या होता है, कैसे लिखा जा सकता है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, K के यूनिट के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। और K का MLT फॉर्म क्या हो सकता है, वहां से MCQ पूछे जा सकते हैं, MCQs पूछे जा सकते हैं। फिर K के लिए हमने ये भी इंफॉर्मेशन पढ़ी थी कि K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, where epsilon naught is the permittivity of free space, permittivity of free space। ये बात बताई थी बेटा। अरे हाँ जी सर, ये बात भी हमें पता है। इसका मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू तो ठीक, लेकिन इसमें भी सेम बात कि यूनिट की चर्चा की जा सकती है और इसके MLT फॉर्म की चर्चा की जा सकती है। इस पे MCQs बनाए जा सकते हैं, इस पे MCQs बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। बाकी आपको पता है कि यहां से कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं, बाकी आपको ये चीज पता है, भली भांति आपको ये चीज पता है कि Q1 Q2 अपॉन R² पे कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको पता है, पिछले सेशन में हमने पढ़ी थी, वही बात है कूलम्स लॉ के बारे में। और ये चार्जेस कैसे होने चाहिए सर, ये चार्जेस बहुत छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। पॉइंट चार्जेस का मीनिंग क्या होता है वो भी मैंने पिछले सेशन में बताया था। अब ये भी बताया था सर कि अगर ये दोनों चार्ज सेम नेचर के हुए तो ऐसे रिपल्सिव टाइप का, अपोजिट नेचर के हुए तो अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स लगता है, जो कि नेचर में भी लगता है अपोजिट नेचर देख के। ठीक है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। अब सेशन में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, तब फील आएगी कि ये फॉर्मूले को कैसे कैसे तरह से यूज किया जा सकता है। ठीक है, समझ रहा है इस बात को क्या, चार्ज Q इज डिवाइडेड ऑन 2 ऑब्जेक्ट। ये हालांकि पिछले शीट में एक बात हुई थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि वापस एक बार अपन कैलकुलेट करें, साथ में कैलकुलेट करें, क्योंकि ये 11th के कंसेप्ट के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, समझना, बेसिक मैथ्स के साथ यूज हो रहा है। तो देखना, एक बात बताई जा रही है कि एक चार्ज है Q, इस चार्ज Q को अपन 2 हिस्सों में काट रहे हैं, 2 हिस्सों में काट रहे हैं, तो क्या मिल रहा है अपने पास, एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, जिसको हमने नाम दिया था कि अगर एक चार्ज Q है, अगर एक चार्ज छोटा Q हमने मान लिया, तो दूसरा वाला चार्ज होगा वो कैपिटल Q माइनस छोटा Q होगा। ये बात भी हमें पता है। अब देखना, समझना, सोचना इसके बारे में, सोचना इसके बारे में। हाँ, अब ये 2 Q1 Q2, क्या यहां तक की बात आपको समझ में? पिछले सेशन में मैंने बताया था कि एक चार्ज अगर Q है, 2 हिस्सों में इसको बांट दिया, तो एक चार्ज Q है, दूसरा चार्ज कितना होगा, कैपिटल Q माइनस Q। मतलब कि ये 5 कूलम है, अगर ये 5 कूलम था, एक 2 कूलम बचा है, तो कितना बचेगा, 5 - 2। ठीक है, तो जैसे 2 अपने पास Q1 और Q2 है, अपने पास 2 Q1 और Q2 है, तो ये मैंने लिख लिया Q1, ये दूसरा वाला Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया कुछ R,
दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने कुछ मान लिया r, तो लिखा जा सकता है फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 और Q2 कितना है, कैपिटल Q माइनस छोटा q, दोनों के बीच का डिस्टेंस r²। ठीक है, अब यही वाली बात थी। अब बताया कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्जेस ऑन द टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि ये Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी हो। समझना है इस बात को, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो पहले कि Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी हो बेटा, ताकि सो दैट द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स कैन बी मैक्सिमम, ताकि कंडीशन बता रखी है, ताकि क्या हो, ताकि फोर्स मैक्सिमम हो। क्या 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 बोला, क्या बोला, क्या बोला, ये बोला, ऐसा बोला कि मैक्सिमम फोर्स होना चाहिए। मैक्सिमम की कंडीशन आ रही है, मैक्सिमम की कंडीशन आ रही है। तो मैं एक चीज समझाना चाहता हूं आपको, समझना है इस बात को, मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं, इस बात को समझना कि ये मैक्सिमम फोर्स की घटना क्या होती है। सुनना इस बात को, अगर किसी फंक्शन को मैक्सिमम करना है, ये आपकी 11 से जुड़ी हुई बात है, बेसिक मैथ्स से ऊपर लिख देता हूं, बेसिक मैथ्स की बात है, ये बहुत बेसिक की बात है। ठीक है, इसको डिटेल में नहीं, जितना काम का है उतना बता रहा हूं। इसलिए मैंने सेशन की शुरुआत में बताया था कि मैं अच्छे क्वेश्चन करवाना चाहता हूं, आपके बोर्ड्स के रिलेटेबल, आपकी एग्जामिनेशन के रिलेटेबल करवाना चाहता हूं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए उस एग्जामिनेशन के लिए। तो उससे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि कोई कोई नई चीजों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, कोई कोई पुरानी चीजों जो हम बर्बाद करके आ गए हैं उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो मास्टर जी आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपकी मन की स्थिति सही होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस वाली होनी चाहिए कि हाँ सर ठीक है। अब देख, y इज इक्वल टू कोई फंक्शन दे रखा है f ऑफ x, y इज इक्वल टू कोई फंक्शन दे रखा है f ऑफ x, एग्जाम्पल के रूप में सर ये 5x + 2 ऐसा कुछ दे रखा है। अब किसी ने पूछा कि x की वैल्यू के लिए बताओ, x की कौन सी वैल्यू के लिए y, x की कौन सी वैल्यू के लिए y मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, y की वैल्यू मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम हो, या फिर मिनिमम हो। ठीक है, अब x की जिस वैल्यू के लिए, x की जिस वैल्यू के लिए y की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, उस x को कहा जाएगा मैक्सिमा, मैक्सिमा पॉइंट, मैक्सिमा पॉइंट। ठीक है, और x की जिस वैल्यू के लिए y की वैल्यू मिनिमम होगी, उस वैल्यू को कहा जाता है x की मिनिमा, x मतलब इस फंक्शन की मिनिमा पॉइंट, तो ये मिनिमा। अब इसके लिए कंडीशन है, साथ साथ समझना, मैथमेटिकल कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि सर अगर y हमें मैक्सिमम चाहिए तो पहली कंडीशन ये है कि dy बाई डी एक्स 0 होना चाहिए, dy बाई डी एक्स 0 होना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन। ये फर्स्ट कंडीशन दोनों में सेम है, dy बाई डी एक्स 0 होना चाहिए, ये पहली कंडीशन दोनों के लिए, पहली कंडीशन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। फिर अगर मैक्सिमा चाहिए आपको तो दूसरी कंडीशन ये कहती है डी स्क्वायर, दूसरा वाला डिफरेंशिएट डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ये होना चाहिए नेगेटिव। अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए नेगेटिव। ठीक है, लिख देता हूं वापस, ये नेगेटिव। दूसरी कंडीशन डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये x की मिनिमम वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? मिनिमम वैल्यू है। अब देख, अगर थोड़ा कंफ्यूज हो गए तो मैं सीधी बात बता देता हूं, अगर ये आपको चीज पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो भूल जाओ सारी बातें, नहीं पता है भूल जाओ सारी बातें। थोड़ा सा इसका यूज समझ लो, कैसे यूज किया गया है, जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है इसका यूज सीख लो, कैसे हमने यूज किया इस कंसेप्ट का, इस कंसेप्ट का कैसे यूज किया है वो समझ लो। देखना, हमारे पास जो इक्वेशन है वो कैसी है, f इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइड में r का स्क्वायर। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में है सर? q के फॉर्म में है, ये छोटे वाले q के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है बेटा? छोटे वाले q के फॉर्म में। तो मैंने एक सिंबॉलिक रूप से लिख दिया फंक्शन f, फोर्स का फंक्शन, फोर्स है वो किसके फंक्शन में? q के फंक्शन में। तो देखना, अगर f को मैक्सिमम होना है, अगर f को मैक्सिमम होना है, इस f को मैक्सिमम होना है तो df बाई डी क्यू, df बाई डी क्यू, df बाई डी क्यू ये होना चाहिए 0। ये कंडीशन बस याद रख लो, खत्म बात। ये कंडीशन याद रख लो, खत्म बात। देखिए, मेन कोर कंसेप्ट था, मैंने बताया ऊपर वाला। अब जो हम यूज करने जाएंगे वो बस इतना सा है, वो बस इतना सा है।
के जो भी फंक्शन मिला है हमें क्यू के फॉर्म में उसका डिफरेंशिएट करो, वो जीरो होना चाहिए, बस df/dq ये जीरो होना चाहिए। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई बेटा? बस यही, बस यही, बस यही यही यही, ठीक है, हाँ यही। नहीं कमेंट चल रहा है? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। तो df/dq जीरो होना चाहिए। हमारे काम का ये है, हमारे काम का बेटा ये है। ये ऊपर वाली बात मैंने डिटेल में बताई है, ये बेसिक मैथ्स का पार्ट है। अगर आप चाहो तो बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स लिखोगे, वहां पर अपना वीडियो भी एक आ जाएगा, वन शॉट के फॉर्म में बताया गया, आप वहां से देख सकते हो। लेकिन नहीं देखना चाहते हो, टाइम नहीं है अपने पास, तो मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं। टाइम मिले तो वो सेशन देखना, अदरवाइज बस ये हमारे काम का है, वो समझ के चलो, ठीक है। अब देखना, कहानी बताना मेरे भाई कि हम लिखे ये वाला फोर्स। हमारी कंडीशन क्या है कि हमारी कंडीशन ये है कि df/dq होना चाहिए जीरो। ये हमारी कंडीशन है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? df/dq डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिफरेंशिएट करने का तरीका भी अपन समझेंगे। अब देख, मैं छोटा छोटा इसको काट रहा हूं, तो लिखा जाएगा फोर्स F इज इक्वल टू K अपॉन करके R का स्क्वायर, बड़ा वाला Q छोटा वाला Q, ये Q का स्क्वायर। इतनी बात भी समझ पाए आप? हाँ, इसमें कोई आपत्ति मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बढ़िया बात है। अब देख, हम इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन करने की कहानी भी अलग है, तो लिखते जाना मेरे साथ साथ। क्या कि डिफरेंशिएट करने पे वी डिफरेंशिएट f विथ रिस्पेक्ट टू q, छोटा वाला q, तो लिखा जाएगा, देखना, लिखा जाएगा df/dq। पहला वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, ये पार्ट तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं किया जाएगा। क्यों? जो डिफरेंशिएशन किसका किया जाएगा? जो वेरिएबल पार्ट है उसका, वेरिएबल पार्ट है उसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो कांस्टेंट तो एज इट इज रह जाएगा, तो कांस्टेंट को लिख दिया हमने एज इट इज k/r², k/r²। अब देखना कहानी में किसका डिफरेंशिएशन करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है, इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है, इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है। मैं एक नए पेज पे कर रहा हूं इसका डिफरेंशिएशन, देखना, मैं एक नए पेज पे इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। छोटा q, बड़ा Q और ये माइनस q², इसका डिफरेंशिएशन हमें करना था, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना था, ठीक है। ये आया d/dq, ये आया d/dq, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। अब समझना, क्या आपको ये बात पता है कि कैपिटल Q कांस्टेंट है? क्या आपको ये बात पता है कि कैपिटल Q कांस्टेंट है? हाँ, वेरिएबल कौन है सर? ये जो छोटा वाला Q है ना, वो वेरिएबल है, छोटा Q है वो वेरिएबल है, बड़ा वाला Q है वो कांस्टेंट है। अब आपको डिफरेंशिएशन याद हो तो आप ऐसा क्या करते थे, d/dx, 5 का डिफरेंशिएशन किया 0, d/dx 5 x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन किया तो आता था 5 एज इट इज, पावर आगे, पावर में 1 की कटौती, पावर में 1 की कटौती, ऐसा लिखा करते थे आप। याद आया क्या कुछ? अरे गोला बोल, कुछ भूला कि नहीं भूला? ये हमने सीखा था कहीं पे, कहीं पे तो सीखा होगा, और नहीं सीखा होगा तो याद रख ले, ये डिफरेंशिएशन करने का तरीका था। d/dx x की पावर n हो तो पावर आगे, पावर में 1 की कटौती, 1 की कटौती मतलब n-1, करेक्ट? हाँ देख, तो वैसी ही बात है यहां पर। किसका डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे हम? एक बार इसका, एक बार इसका। तो ये 5 ऐसा समझ ले, कैपिटल Q क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कि 5 ही हो गया, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? Q जुड़ा हुआ है, Q जुड़ा हुआ है। तो एक बार पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो कांस्टेंट एज इट इज, इस छोटे वाले Q का डिफरेंशिएशन, पावर कितनी है उसकी? 1, पावर आगे, पावर में 1 की कटौती, तो 1-1, 1-1, ठीक है। अब इसका वापस डिफरेंशिएशन किया, अब इसको सिंप्लीफाई किया है, पहली बार में डिफरेंशिएशन किया है, अब इसको सिंप्लीफाई किया है, तो देखना 1-1 पावर हो जाएगी 0। किसी की भी पावर 0 लिखा जाए तो उसका वैल्यू हो जाएगी 1, उसकी वैल्यू हो जाती है 1। किसी की भी पावर 0, इसका मतलब कि वैल्यू 1, 1 × 1 1 हो जाएगा, तो कैपिटल Q एज इट इज रह जाएगा। अब दूसरे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन, माइनस की साइन यथावत। देखना, छोटे वाले Q की पावर कितनी है? दुग्गी लिखी गई है ना, तो पावर आगे, पावर में 1 की कटौती, 2-1, तो ये बन जाएगा वापस 1। बहुत बढ़िया बात। अब देखना 2, छोटे वाला Q एज इट इज, ये बन गई पावर 1, पावर 1 मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये आ गया। क्या ये डिफरेंशिएशन आपको समझ में आया? क्या ये डिफरेंशिएशन आपको समझ में आया? देख, बहुत बेसिक से समझा है, बहुत
बेसिक से समझाया है, एग्जाम्पल भी आपको बताया कि क्या किस तरह से यूज किया जाएगा, एग्जाम्पल के साथ बताया। क्या आपको ये डिटेल में लिखना है, इतना डिटेल में नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं, आपको कॉन्फिडेंस दिला रहा हूं कि हां ऐसे सोल्व किया जा सकता है। अब वापस बैक टू द बेसिक, अपना पॉइंट क्या था, डी एफ बाई डी क्यू, हम इसका डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं ना, हाँ तो देख k बाय आर स्क्वायर तो एज इट इज रह जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा d बाई डी क्यू, ये लिखना था हमें, छोटा वाला q बड़ा वाला q माइनस क्यू स्क्वायर। एक बार देख लो तो मैंने क्या किया, दोनों साइड d बाई डी क्यू कर दिया, यहां पर भी f था, यहां पर भी f था, तो मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, d बाई डी क्यू कर दिया, d बाई डी क्यू कर दिया। ये पार्ट था ना तुम्हारा f, ये फंक्शन था ना, तो लेफ्ट साइड पे भी मैंने d बाई डी क्यू कर दिया, राइट साइड पे भी मैंने d बाई डी क्यू कर दिया। ठीक है, ये बात भी हमें समझ में आई। अब क्या चर्चा करनी है, बस सर अब तो बात खत्म हुई ना, अब तो बात खत्म हुई कि फॉर f max we need understand to that df by dq is equal to 0, is equal to 0। तो ये पार्ट को अगर 0 कर दिया तो लिखा जाएगा 0 is equal to k बाई आर स्क्वेयर, k बाई आर स्क्वेयर। और इस पार्ट का आंसर हम पिछली वाली स्लाइड पे ही लिख के आ गए, कैपिटल Q माइनस 2Q माइनस 2Q। अरे बढ़िया बात सर। अब देख 0 है, आर स्क्वायर ऊपर आया 0, k नीचे आया 0, 0 के साथ जो टकराएगा 0 बन जाएगा, तो 0 0 वाली बात आई तो लिखा जाएगा 0 इज इक्वल टू कैपिटल Q माइनस 2Q। सिंप्लीफाई करो, Q की वैल्यू आ जाएगी कितनी, कैपिटल Q डिवाइड बाई 2। क्या ये अपना आंसर है, नहीं भाई, अपना आंसर क्या था, अपना आंसर तो Q1 और Q2 की वैल्यू निकालना था। अपना आंसर क्या था, अपना आंसर तो सर Q1 और Q2 की वैल्यू निकालना था। तो सर छोटा वाला Q यानी Q बाई 2, छोटा वाला Q यानी Q बाई 2, तो छोटे वाले Q की वैल्यू आ जाएगी Q बाई 2, तो Q1 की वैल्यू आई Q बाई 2, Q1 की वैल्यू आ गई भाइयों बहनों Q बाई 2। और देख Q2 की वैल्यू क्या, कैपिटल Q माइनस Q बाई 2, कैपिटल Q माइनस Q बाई 2, तो ये भी आ जाएगा Q2 की वैल्यू कैपिटल Q बाई 2। बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन जो आपकी नीट में भी एक बार पूछा गया है, जो नीट में भी पूछा गया है और सीबीएसई में भी पूछा गया है, सीबीएसई में भी पूछा गया है। क्या आप समझ में आए, डिफरेंशिएशन क्यों किया है, इसकी बात मैंने बताई थी कि डिफरेंशिएट करना क्यों जरूरी होता है। मैंने आपको मेथड बताई थी, ये मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन, बेसिक मैथमेटिक्स की कहानी बताई थी कि ये पूरा कंसेप्ट है, ये पूरा कोर कंसेप्ट है। इसके पीछे का कारण ये था कि एक घटना बतानी जरूरी थी, ये वाली, ये घटना इसीलिए बताई गई थी बेटा आपको। ठीक है, ये मेथड है एक। ठीक है, आगे बढ़े क्या बेटा, इससे इजी वे तो हो ही नहीं सकता। श्रेया सिंह, बहुत आसानी से चला रहा हूं, लेकिन शानदार क्वेश्चन ला रहा हूं, ठीक है, कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस हो सकता है कि पहली बार अगर आप ऐसे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको परेशानी लगे, लेकिन मैं चाहता हूं ऐसा कि आप पहले से ही टफ की तैयारी करो। टफ मतलब इतना भी टफ नहीं है ये, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसकी आदत डालो, आप इसकी आदत डालो पहले से ही, मतलब मजबूत रहो, अपने कंधों पे पहले ही मजबूत रखो कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस भी करने की हिम्मत मेरे में होनी चाहिए। क्लास में अगर ऐसे क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, साथ साथ समझ पा रहे हो, इसका मतलब कि आप घर पे जाके भी ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। पहली बार में नहीं होंगे, दूसरी बार में नहीं होंगे, तीसरी बार में नहीं होंगे, कब तक नहीं होंगे, करते जाओ बेटा। मैं ये बोल रहा हूं कि 10 बार 10 ऐसे क्वेश्चंस करने से ज्यादा बेहतर है कि जिसमें फॉर्मूला आपने रखा, आंसर पाया। ऐसे 10 क्वेश्चंस करने से बेहतर यह है कि एक ऐसा क्वेश्चंस करो कि जिसमें साथ साथ मल्टीपल कंसेप्ट यूज हो रहे हो। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, ठीक है, लो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। देख और कहानी क्या है अपने पास, और एक क्वेश्चन है, अरे Q/2 राइट आंसर है सुनील भाई, बहुत बढ़िया। लो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये घटना किसकी थी? अगर एक चार्ज Q आपको दे रखा है जिसको 2 हिस्सों में कैसे काटे, ये सीधा याद रख लेना, आपसे काम की बात है। उसको 2 हिस्सों में कैसे काटे ताकि फोर्स मैक्सिमम है, याद रख लेना सीधा Q/2 आंसर, ये काम की बात है, क्योंकि एज इट इज पूछा गया है 2 बार।
एक कंप्यूटर एग्जामिनेशन में पूछा गया और सीबीएसई में एक बार पूछा गया है, एज इट इज पूछा गया है। ठीक है, अपने पास एक और नया क्वेश्चन जो सर्कुलर मोशन के साथ थोड़ा सा मैच करेगा। देखना, समझना, सोचना, किसको कितनी 11th याद है अभी पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। देखना, अ पार्टिकल ऑफ अ मास m carrying a charge q is revolving around a fixed charge minus q in a circular path of a radius r1। रेडियस r मतलब मान लो कि एक चार्ज है q1 अपने पास और दूसरा चार्ज है अपने पास q2 जो माइनस में है, इसके आसपास घूम रहा है। ठीक है, मतलब कि कहानी ऐसी बता रखी है कि एक चार्ज अपने पास माइनस q2 है, माइनस q2 है जो आसपास, जिसके आसपास कौन घूम रहा है, जिसके आसपास सर Q1 है, वो भंवरे की तरह घूम रहा है। कौन घूम रहा है बेटा, Q1 भंवरे की तरह घूम रहा है। लो ये कहानी। अब कहानी ऐसी है कि सर्कुलर पाथ इन रेडियस r, इसकी रेडियस भी बता दी गई है। ठीक है, अपन लिख लेते हैं ये रेडियस r। अब समझना, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एंड इट्स स्पीड। लो बताओ, फंस गए ना। आपको क्या पता है, हमें यह पता है सर, हमें यह पता है कि रेडियस r है, ये भी रेडियस r होगी। तो क्यों सर, बेसिक मैथ्स, कॉमन सेंस कि ये डिस्टेंस r है तो ये भी डिस्टेंस r होगा। अब हमें बताया ये गया था कुलम साहब के लॉ के हिसाब से कि दोनों के बीच दो चार्जेस है, 2 पॉइंट चार्जेस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो हम लिख सकते हैं सर फोर्स F इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइड में r स्क्वायर। आपने बोला हाँ, मैंने भी बोला हाँ। इसके आगे आपको क्या पता है, इसके आगे आपको क्या पता है, उड़ गए तो बेटा 11th का कंसेप्ट मिक्स हो रहा है। क्या, सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट। अगर कोई रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है, तो ऐसा बोला जाएगा कि कोई ऐसा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, कोई ऐसा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल, ये एक्चुअली में जो फोर्स लग रहा होगा Q1 पे, वो किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में तो होगा सर, ये फोर्स इसी डायरेक्शन में तो होगा। अब बताया ये गया है कि ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा होगा। दिस फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्लेइंग अ रोल ऑफ अ सेंट्रीपिटल फोर्स। लिखना यहीं पे कहीं, यहां कहीं लिखना, इलेक्ट्रो, ये साथ साथ लिखते जाना मेरे साथ साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्लेइंग a role of centripetal force। मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है अगर कोई सर्कुलर मोशन में बॉडी घूम रही है, अगर कोई बॉडी m मास का, जिसका मास m दे रखा है और सर्कुलर मोशन में घूम रही है, इसकी वेलोसिटी v है, तो हम लिखते हैं सर सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r, या फिर लिखा करते थे इसको mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर। दो तरीके से लिखा जा सकता था, दो तरीके से इसको लिखा जा सकता था। दोनों मेथड से अपन करेंगे, दोनों मेथड से अपन करेंगे। ठीक है, कोई एक मेथड भी पकड़ सकते हो, मतलब आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से डिसाइड होगा। आपको चाहिए क्या सर, आपको चाहिए स्पीड, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फाइंड करो। एक है टाइम पीरियड की बात और एक है स्पीड की बात। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी v के इक्वल, तो सीधा सीधा लिख लिया है F इज इक्वल टू FC सेंट्रीपिटल फोर्स। अब लिख लिया, ये वाला फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि यहां पर वेलोसिटी का पार्ट यूज हो रहा है, यहां पर वेलोसिटी का पार्ट यूज हो रहा है बेटा, तो हमने सीधा सीधा क्या कर दिया, K Q1 Q2 डिवाइड में R स्क्वायर, ये सीधा लिख लिया हमने mv स्क्वायर बाय R। अब सिंपल सिंपल बात है, एक एक बार से R को R के साथ मार दो, बचा क्या अपने पास, m को डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ, तो v स्क्वायर, v का स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा K Q1 Q2 डिवाइड में m इंटू R। अब ये v का स्क्वायर था ना, रूट कर दो, v का स्क्वायर के इक्वल था ना, रूट कर दो एक बार, लो कहानी तो खत्म हो गई। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ये किसके लिए निकालना था सर, स्पीड निकालनी थी तब की बात थी। ये क्या था बेटा, स्पीड निकालनी थी तब की बात थी। दूसरा क्वेश्चन क्या था, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब कि एक पूरा चक्कर खत्म करेगा तब इसको टाइम कितना लग जाएगा, पूरा चक्कर करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोला जाता है। तो इसको टाइम पीरियड कितना लगेगा पता ही नहीं है सर, पता ही नहीं है टाइम पीरियड के लिए क्या किया जा सकता है। लो बताता हूं मैं, पिंकी पिंकी कलर से जो लिखी हुई बात है वो 11th की है। वो किसकी बात है, 11th के कंसेप्ट की बात है। देख मैं चाहता तो ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाता, सीरियसली बताओ, मैं चाहता तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं करवाता,
लेकिन मैं चाहता हूं कि 11th आप साथ साथ समझो कि 11th भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 12th के लिए भी बेटा इंपॉर्टेंट है। और आप नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको करवा रहा हूं। मैं आपको 11th साथ साथ मजबूत करवाने की दिशा में ले जा रहा हूं। आप नहीं कर रहे हो वो आपकी चॉइस है। मैं चाहता हूं कि मैं जितनों को पढ़ा रहा हूं उनकी 12th के साथ साथ 11th के कंसेप्ट भी यूज हो रहे हो तो मजबूत बन जाए, सेशन में ही मजबूत बन जाए। सीधा मैं ऐसे कोई वर्कशीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं कि जो 11th से रिलेटेबल है, यही क्लास में करवाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके पीछे का मोटिव समझो आप। ऐसे मत समझो कि हार्ड क्वेश्चंस लग रहे हैं, नहीं, मैं हार्ड ही पिक करके लाया हूं, अच्छे वाले क्वेश्चंस ही पिक करके लाया हूं। चाहता तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन करवा सकता था। खैर आगे बढ़ते हैं, देख बेटा ये 11th के कंसेप्ट है, यहां से छोटा सा रिवीजन कर ले कि 11th के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है mv²/r, mv²/r या फिर mr⍵²। अब टाइम पीरियड लिखने का तरीका मैंने इसलिए आपको पहले बताया कि टाइम पीरियड या फिर कोई 11th के कंसेप्ट मिक्स हो रहे हैं तो उसको साथ साथ याद रखते जाना। हालांकि मैंने एक सेशन पहले ही रख दिया है कि 11th से 12th की ओर जा रहे हो तो कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन या कैसे कौन कौन से टाइप के 11th के कंसेप्ट जो यूज होंगे, ठीक है बेटा। लेकिन समझे, अभी के लिए समझ, अगर वो देखा नहीं है सेशन तो याद रख टाइम पीरियड को लिखने का तरीका क्या है। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू लिखा करते थे 2π/ω, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू लिखा करते थे 2π/ω। ठीक, अब लिखना सीखा हमने 2π/ω, 2π/ω। समझना इस बात को, कैसे लिखा जाएगा इस ओमेगा को, तो ओमेगा इज इक्वल टू लिखा जाएगा 2π/t। तो क्या हम इस दूसरे वाले फॉर्मेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्या हमें इस दूसरे वाले फॉर्मेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए, k q1 q2 अपॉन r², ये हमने लिख लिया इज इक्वल टू mr⍵², इज इक्वल टू लिख लिया mr⍵²। सर यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए हम दोनों फोर्स को इक्वल इक्वल लेके चल रहे हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही तो है जो इसको सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है। तो हमने दोनों फॉर्मूले को इक्वेट किया, यहां से ओमेगा की इक्वेशन बनाई, यहां से ओमेगा की इक्वेशन बनाई, तो सीधा सीधा लिख सकते हैं k q1 q2 डिवीजन में r², ये m नीचे आ जाएगा, r भी नीचे आ जाएगा तो r का क्यूब बन जाएगा, r का क्यूब बन जाएगा, तो हो जाएगा mr³ ω², तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t और इसका स्क्वायर लिखा जा सकता है। बढ़िया बात है। अब देख पूरा रूट निकाल लिया हमने क्या कर दिया, रूट निकाल लिया, या फिर टाइम पीरियड इस तरफ लेके आ गए, टाइम पीरियड इस तरफ लेके आ गए, तो टाइम पीरियड t स्क्वायर इज इक्वल टू देखना 4π², बाकी सब उल्टा होके आ गया, mr³ डिवीजन में लिखा जाएगा, डिवीजन में लिखा जाएगा, देखना k q1 q2, ये t² था। अब रूट निकाल लिया तो क्या बन जाएगा, रूट निकाल लिया भाइयों बहनों तो ये बन जाएगा ऐसा कुछ बन जाएगा। क्या समझ पा रहे हो? कौन है बेटा गलती कर दी साइंस लेकर? ठीक है। हाँ देखो किसी किसी बच्चे ने सही आंसर दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, आगे बढ़े। भाई टाइम टेबल की चर्चा छोड़ो, आप यहां पर जो पढ़ाया जा रहा है उसकी चर्चा करो। प्रांजू बेटा टाइम टेबल की चर्चा बाद में कर लेना, अभी जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर फोकस करो। अगर ऐसी ही बातों में, छोटी छोटी बातों में चर्चा करते रहोगे तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। लो आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसा आंसर ही आएगा, मैच कर लेना, m4r² 4π, ठीक है, हाँ सही सेम आंसर मैच कर लेना। लो वापिस एक क्वेश्चन पे जाते हैं कि अगर इस पूरे के पूरे सिस्टम को मीडियम में डुबो दिया, क्या कर दिया कि k q1 q2, आपको ये बात पता है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल है k, अगर दो चार्ज पार्टिकल है q1 q2 अपोजिट नेचर के, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू होता है F q1 q2 डिवाइड में r²। लेकिन सर जी अगर इस पूरे सिस्टम को हमने कहां डुबो दिया, केरोसिन में डुबो दिया, इस पूरे सिस्टम को हमने पेट्रोल में डुबो दिया, इस पूरे सिस्टम को हमने मान लो शराब में डुबो दिया,
मान लो पानी में डुबो दिया, तब क्या होगा भाई? ये फोर्स की वैल्यू चेंज करेगी कि नहीं करेगी? इसकी चर्चा करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम में। इफेक्ट ऑफ मीडियम में इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो देख एक्चुअली में होता क्या है, हमने दो चार्ज पार्टिकल लिए, बीच में कोई मीडियम है, बीच में कोई मीडियम है। हमने एक बात सीखी थी शायद कि एप्सिलॉन नोट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये बात हमने सीखी थी। तो सर मैं शायद ऐसा लिख सकता हूं कि एप्सिलॉन एम इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब कोई मीडियम है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एप्सिलॉन एम लिख लूं। तो ये एप्सिलॉन एम मैंने लिख लिया, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको? परमिटिविटी ऑफ मीडियम को ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये एप्सिलॉन एम। कहानी ऐसी है सर कि दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स F, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स F, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स F, ये मान लिया। मतलब ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, वो हमें पता नहीं है। लेकिन वी कैन राइट दैट कि सर हमने जो फॉर्मूला लिखा था ना F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड में R स्क्वायर, ये फॉर्मूला सही नहीं था। क्यों? क्योंकि K का फॉर्मूला तो ऐसा होता था 1/4 एप्सिलॉन नोट, जबकि एप्सिलॉन रिप्रेजेंट कर रहा था फ्री स्पेस को। यहां पर तो सर कोई मीडियम आ गया है, तो उस मीडियम की परमिटिविटी लिखनी चाहिए ना। मतलब कि K की जगह हम है ना ऐसा लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नोट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? अगर ये सर एयर में होता तो बात सही थी, अगर यही घटना अगर वैक्यूम या फ्री स्पेस में थी तब आपकी बात सही थी कि K की जगह आप क्या लिख लेते? K Q1 Q2 डिवाइड में R स्क्वायर लिख लेते और इसकी जगह लिख लेते 1/4 एप्सिलॉन नोट, तब हमें कोई आपत्ति नहीं थी, तब हम आपकी बात समझ पा रहे थे। लेकिन सर जी अगर इसको कोई मीडियम में डुबो दिया गया है तो उस मीडियम की परमिटिविटी लिखनी चाहिए बजाय कि इस एप्सिलॉन नोट, बजाय इस एप्सिलॉन नोट हमें उस मीडियम की परमिटिविटी लिखनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं इसमें साथ साथ 1/4 एप्सिलॉन एम। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? बहुत अच्छी बात है। देख एप्सिलॉन एम हमने लिख लिया, यहां पर नया टर्निंग पॉइंट एप्सिलॉन एम है। अब हमने थोड़ा गणित लगाया, किसी को पूछा कि इस एप्सिलॉन एम को कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, या किसी को पूछा भाई कि बताओ इस एप्सिलॉन एम का कोई फॉर्मूला है क्या, अलग से कोई फॉर्मूला है? तो किसी ने हमें यह बताया कि एप्सिलॉन एम को ऐसे भी लिखा जा सकता है एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन आर, जहां पर एप्सिलॉन, वापिस आ गई कहानी, ये एप्सिलॉन आर क्या है भाई? वापिस कहानी आ गई, ये एप्सिलॉन आर क्या है? तो एप्सिलॉन आर को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव, थोड़े थोड़े नए टर्म्स आएंगे बेटा, समझते रहना। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी मतलब कि ऊपर मीडियम की परमिटिविटी, डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नोट, इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, एप्सिलॉन आर बोला करते हैं। इसीलिए देख एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू क्या हुआ? एप्सिलॉन आर इंटू करके एप्सिलॉन नोट। बहुत छोटी छोटी बातें है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे डेंसिटी चलती है ना, वैसे ये डेंसिटी टाइप का कुछ पार्ट है, ठीक है। तो हमने सिंप्लीफाई करके ऐसा लिखा है 1/4 या Q1 या Q2 डिवीजन में R स्क्वायर। अब थोड़ी सी बात मॉडिफाई करते हैं कि एप्सिलॉन एम की जगह क्या लिखा जा सकता है, तो यह आया एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। अब समझना इस एप्सिलॉन आर को मैं ना बाहर निकालता हूं, थोड़ी सी हड़ी इंचा करता हूं। क्या करता हूं? थोड़ी सी हड़ी इंचा करता हूं। देख एप्सिलॉन आर को मैंने बाहर निकाल दिया, एप्सिलॉन आर को बेटा मैंने बाहर निकाल दिया, तो 1/एप्सिलॉन आर मैंने बाहर निकाल दिया, ये आया 1/एप्सिलॉन आर। बाकी एज इट इज सिंप्लीफाई सब कुछ रहने दिया, 1/4 एप्सिलॉन नोट, ये Q1 ये Q2 डिवाइड में R स्क्वायर। बाकी सारी की सारी चीज सेम रहने दी। ये किस में था? मीडियम में फोर्स लग रहा था, उसकी इक्वेशन थी। एक मिनट सर, एक मिनट, क्या ये क्या 1/4 एप्सिलॉन नोट, Q1 Q2 डिवाइड में R स्क्वायर, यही तो सेम है। 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? इज इक्वल टू F एयर। मतलब कि इसकी जगह, पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? F एयर। बच क्या रहा है अपने पास डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में अपने पास बच रहा है एप्सिलॉन आर। ये किसके इक्वल हो गया? मीडियम में जो फोर्स लग रहा है वो, मीडियम में जो फोर्स लग रहा है वो सर जी एयर में जो फोर्स लग रहा था उसके डिनोमिनेटर में कुछ आ गया है, क्या? एप्सिलॉन आर। इस एप्सिलॉन आर को है ना और एक नाम भी दिया जाता है के,
ये के है ना, उसका नाम अलग है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। देखना, हाँ गलती मत करना, ये के अलग है, ये के अलग है। तुम जिसको पहले वाला के बोलते थे वो कूलम्ब कांस्टेंट था, ये वाला के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, कोई नया सा कलर, कोई नया सा कलर, ये नया कलर लेके आ गया, ये नया कलर लेके आ गया मार्केट में, ये वाला के। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि गाल पे करने वाला टीका और ये कपाल पे करने वाला टीका अलग अलग होता है। ये जो के बता रखा है वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का है, जबकि ये वाला के हमने पहले बताया था वो कूलम्ब कांस्टेंट था। क्या ये बात समझ पा रहे हो? 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और यहां से न्यूमेरिकल्स बनाए जा सकते हैं, यहां से थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, और अब आप देखोगे कि इससे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, इससे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत शानदार तरीके से मैंने बताया था। एक बार अच्छे से देख लो, पोज ले लो 30 सेकंड का, फिर कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूं, फिर इस कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूं। एक बार सोच लो, समझ लो, देख लो अच्छे से, इसमें कुछ भी चीज आपको समझ में ना आई हो तो मुझे पूछ लो। हाँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देख लो, एक बार अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो। मैंने हर एक चीज के बारे में यहां पर एक्सप्लेन किया कि कौन सी चीज क्या है। क्या हुआ मर्दुल? कोई शानदार बच्चा नहीं है अपने पास? Q1 Q2 सेम ही है। बड़ा वाला क्यू लिखूं शिवांगी या छोटा वाला क्यू लिखूं? सेम ही है। ठीक है शिवांगी बेटा? देखो हुआ क्या है घटना कि 2 चार्जेस को हमने मीडियम में रखा है, ठीक है, 2 चार्जेस को हमने मीडियम में रखा, उसके बीच में कितना फोर्स लगेगा उसकी कहानी हम लिख रहे थे। तो एक फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 डिवाइड में R स्क्वायर, के Q1 Q2 डिवाइड में R स्क्वायर। हम के की वैल्यू लिखा करते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू लिखा करते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये तब लिखा करते थे जब फ्री स्पेस की बात हो रही हो। एप्सिलॉन नॉट कब लिखा करते थे? जब फ्री स्पेस की बात हो रही हो। अपने पास फ्री स्पेस है क्या? नहीं सर, अपने पास एक ऐसा मीडियम है कि जहां पर उसकी परमिटिविटी जैसे एक तरह से डेंसिटी होती है रिप्रेजेंट करने का तरीका, वैसे परमिटिविटी, जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन m है। तो हमें उस एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन m लिखना चाहिए, तो हमने लिखा एप्सिलॉन m यहां पर। अब हमारे दिमाग में यह आया कि एप्सिलॉन m को कोई और तरह से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगर देख एयर वाला पार्ट होता तो हम ये लिख लेते, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड में R स्क्वायर, हम ये लिखते थे, के की जगह ये लिखते। लेकिन ये मीडियम की बात थी तो हमें ये लिखना जरूरी हुआ। अब इसका फॉर्मूला हमने पूछा किसी से कि ये एप्सिलॉन m को किस तरह से लिखा जा सकता है, तो एक रिलेटिव परमिटिविटी करके टर्म आया जिसको लिखा गया एप्सिलॉन m डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया तो फॉर्मूला बन गया एप्सिलॉन m का एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। बढ़िया बात। अब देख कहानी में ऐसा हुआ कि हमने इस एप्सिलॉन m की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r लिखा है, बाकी Q1 Q2 डिवाइड में R स्क्वायर एज इट इज लिखा। बढ़िया बात सर। अब थोड़ा एप्सिलॉन r को है ना मैं बाहर लेके आ गया, ये 1/एप्सिलॉन r में बाहर लेके आ गया, तो सर बाकी सारा का सारा एज इट इज लिख दिया। हाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड में R स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। बढ़िया। अब देख हमने थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया तो जो एयर में अगर यही वाले चार्जेस सेम डिस्टेंस पे रखते, अगर यही चार्जेस सेम डिस्टेंस पे रखते r डिस्टेंस पे, तब जो फोर्स लगता एयर में वही वाले फोर्स की इक्वेशन बन रही थी, वही वाले सेम फोर्स की इक्वेशन बन रही थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड में R स्क्वायर, वही वाले सेम फोर्स की इक्वेशन बन रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना इस भद्दे से फॉर्म की जगह एक सिंपल सा फॉर्म लिख दे जिसको फोर्स इन एयर कहा जाएगा, तो फोर्स इन एयर लिख दिया। बाकी बच क्या रहा था? एप्सिलॉन r बच रहा था, एज इट इज लिख दिया।
अब भाई एप्सिलॉन आर भी बोलने में कितनी दिक्कत हो रही है, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन, कितना बड़ा नाम है। हालांकि है ना, उसको एक और तरीके से पुकारा जा सकता है कि जिसको के को बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपको किताबें में कई बार एप्सिलॉन आर दिखेगा, कई बार डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिखेगा। तो सर मीडियम में लगने वाला फोर्स जो एयर में लगेगा उससे के में हिस्से का होता है, के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्या इन शॉर्ट आपको समझ में ये आया? क्या इन शॉर्ट आपको समझ में ये आया कि अगर Q1 Q2 डिवाइड में आर स्क्वायर, ये फोर्स अगर लग रहा है एयर में इतना फोर्स लग रहा है F, अगर इसी को मैं मीडियम में डुबो दूं, अगर इसी को मैं मीडियम में डुबो दूं, डिस्टेंस अगर सेम रखूं और मैंने किस में डुबो दिया, मीडियम में डुबो दिया, मान लिया ये कोई मीडियम, तो अब जो फोर्स लगेगा इस मीडियम का परमिटिविटी कितना है, इस परमिटिविटी नहीं लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जितना है। तो यहां पर मीडियम में जो फोर्स लगेगा वो एयर में जो फोर्स लगता है डिवाइड में के जितना लगता है, डिवाइड में के जितना लगता है। तो एयर का जितना होगा वह डिवाइड में 5, मैंने मान लिया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, तो डिवाइड में 5 आ गया। बहुत सिंपल। क्या एप्लीकेशन समझ में आई आपको? क्या एप्लीकेशन समझ में आई आपको? बढ़िया बात। आगे बढ़ाए कहानी को आगे बढ़ाए अब। ठीक। अरे याद ही नहीं रखना है, क्यों फॉर्मूले को बेटा याद रखना है? सीधी सी बात है कि अगर एयर में है तो F, अगर कोई मीडियम में डुबो दिया जाएगा तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में चला गया। एक हल्का से हल्का क्वेश्चन करवाता हूं, देखना। एक क्वेश्चन करवाते हैं, देख। हाँ, मतलब डिफरेंट टाइप के मटेरियल के लिए के की वैल्यू आ रही है। देख, वैक्यूम के लिए हम 1 लिखा करते हैं, एयर के लिए भी 1.00005 लिखा 56, तो अप्रोक्सीमेटली हम 1 ही लिख लेंगे, एयर और वैक्यूम हो तो हम इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। ये क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दूसरी बात, पानी के लिए 80 माना जाता है, माइका के लिए 6, फिर ये अजीब सा कुछ लिखा हुआ है उसके लिए 2, फिर ग्लास के लिए 5 से 10 के बीच में वेरी करता है, ग्लास के लिए 5 से 10 के बीच में वेरी करेगा। पीवीसी 4.5, मेटल के लिए इनफाइनाइट। ये खास याद रखना, ये काम की बात है, ये एक काम की बात है ज्यादा। एयर के लिए और वैक्यूम के लिए 1 वो हमें याद रह ही जाएगा, इतनी प्रैक्टिस करेंगे। मेटल के लिए बेटा इनफाइनाइट, के की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट लिखी जाती है। कुछ बात याद रख लेना, एनसीईआरटी में लिखी हुई बात है, एनसीईआरटी में भी लिखी हुई बात है, मैं टेबल बना के आपके सामने लेके आया। ठीक है, आगे बढ़े क्या? चेटापी में आपके में भी स्लो चल रही है, मेरे में बंद हो गई है, स्लो ही है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब एक क्वेश्चन करते हैं, देख। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है, देखना, पढ़ना, सुनना। क्या फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 प्लेस्ड इन अ वैक्यूम एट r सेंटीमीटर अपार्ट इज F। कहानी ऐसी बताई गई है कि 2 चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तब जब ये वैक्यूम में रखे गए हो या फिर एयर में रखे गए हो, वैक्यूम की बात है तो अपन सिर्फ लिख देंगे सीधा F। तब ये फोर्स हो रहा है K Q1 Q2 डिवाइड में r स्क्वायर। अब बताया गया है व्हेन, क्या बताया? फोर्स बिटवीन देम व्हेन प्लेस्ड इन अ मीडियम हैविंग अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 5। जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाए, 5 जितना हो जाए। जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाए, 5 जितना हो जाए, और सर इनके बीच का डिस्टेंस है वो r/5 हो जाए। कितना डिस्टेंस भी हम r/5 कर रहे हैं, डिस्टेंस भी कम कर दे रहे हैं, तो एक अच्छा क्वेश्चन बन गया, देखना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या Q1 या Q2 डिवाइड में r स्क्वायर। अब दूसरी घटना क्या है, दूसरी सिचुएशन, ये सिचुएशन नंबर 1। दूसरी सिचुएशन नंबर 2, Q1 Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस r/5, और इसको किसी मीडियम में डुबोया गया है, जिस मीडियम की परमिटिविटी हमने पता होनी चाहिए K इज इक्वल टू 5 है। अब क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, कौन सा ऑप्शन आएगा? अरे वाह भाई वाह। हाँ खुशमीत, अरे बहुत ने सही आंसर दिया है। वाह श्री, सरह, विभा, बहुत सही। भार्गवी ने सही आंसर दिया है, शायद
देखते हैं, मुझे भी याद नहीं है, गिनते हैं तब पता चलेगा, गिनते हैं तब पता चलेगा। हाँ, अवंतिका पूछ रही है कि सर इमोजी कैसे शेयर होते हैं। बेटा तू हाँ की ना में आंसर दे दे। अवंतिका बेटा तू हाँ की ना में आंसर दे दे, नहीं इमोजी शेयर करने हैं, ठीक है। मैं समझ जाऊंगा, तू यस लिख देगी तो मैं समझ जाऊंगा कि तेरा हार्ट आ गया है, ठीक है। पहले पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो पूरा क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। देख ये लिखा हमने एफ डेज या फिर एफ मीडियम इज इक्वल टू, लिखने का तरीका समझना, 1/4 पाई एप्सिलॉन आर, या फिर सीधा सीधा ऐसे लिख ले यार, खत्म कर कहानी को। देख बहुत सिंपल तरीके से लिखना है तो ऐसे ही, एफ मीडियम या फिर एफ डेज, ये आ जाएगा एफ एयर डिवाइड में के। अब एफ एयर लिखने का तरीका क्या था, के Q1 Q2 डिवाइड में आर स्क्वायर, नहीं ना अपने पास तो आर की कितनी पावर है सर, आर की पावर, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है ना, r/5 हो रहा है, r/5 हो रहा है, तो r/5 उसका होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 और 5, डिनोमिनेटर में 1 और 5, के की वैल्यू 5 है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया देख। अब देखिए कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन बिठानी ही आनी चाहिए। पहले एफ एयर लिखा, क्योंकि एयर में भी डिस्टेंस चेंज हो रहा है, एयर में भी डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इसलिए 5 लिखा, r/5 लिखा। और ये तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला 5 है, ये तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला 5 है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला 5 है, ठीक है। बढ़िया बात सर, देखना इस चीज को समझना, इस चीज को समझना। r/5 है ना, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में तो नीचे ही जाएगा ना, ठीक है। बढ़िया बढ़िया बात, तो लिखा जाएगा सर के Q1 Q2 डिनोमिनेटर में सर ये r का स्क्वायर पूरा का पूरा है वो नीचे चला जाएगा, तो ये r का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर इंटू करके ये 5, इंटू करके ये 5 लिखा गया है। एक एक 5 मर जाएगा, एक 5 ऊपर चला जाएगा, तो कुछ ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा 5 Q1 Q2 डिवाइड में आर स्क्वायर, जो हम f के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये 5f हो गया, ये 5f हो गया। सोचना समझना बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन था। सो दैट्स व्हाई द राइट ऑप्शन इज बी, जो एक बार सही ने, मतलब बहुत सारे ने सही आंसर बताया है, ठीक है। क्या समझ पाए हो इस क्वेश्चन को? एक बार देख लो, अपने आप को पोज दो, फिर सोचो समझो और बताओ कि क्या ये क्वेश्चन को समझ पाए हो नहीं समझ पाए हो, क्या इस क्वेश्चन को समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो। देखो एक बार, देखो एक बार। भाई साहब लायक ही नहीं क्या अच्छे क्वेश्चन करवाने के, ठीक है, सही है सही है सही है सही है सही है। हाँ आदित्य कुमार प्रशिष्ठा, ठीक है, बहुत बढ़िया। मीडियम के लिए 1 क्यों होगा बेटा? हाँ ओनली वाले भाई ने भी सही दिया है, कृति ने भी सही आंसर दिया है, ठीक है। सोनाली बेटा आपका नाम ले लिया, हाँ क्या बोल रहे हो? कपिल भाई, कपिल नहीं दिख रहा है, क्या बोल रहा है कपिल? सर मुझे ब्लॉक ही करवा दो आप, मेरे मैसेज सीन नहीं कर रहे। कपिल नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, शायद दिखा नहीं होगा तेरा नाम कपिल। तुझसे कोई दुश्मनी थोड़ी है बेटा, ठीक है कपिल भाई। कपिल ऑन फायर, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज 5F, मतलब मेंस में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। मतलब आप क्वेश्चन कर सकते हो इस लेवल, मतलब ऐसा मत समझो कभी आप अपने आप को कि मैं नहीं कर सकता, 11th बर्बाद है तो खत्म हो गया सब कुछ, नहीं। आप में बस ये तैयारी होनी चाहिए कि मैं 12th में कर सकता हूं, मैं 12th में मचा सकता हूं। 11th के कंसेप्ट नए आएंगे, मैं उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ूंगा, समझ के आगे बढ़ूंगा, तो मैं कर सकता हूं। तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठनी चाहिए, मैं कर सकता हूं। अपने आप के ऊपर अगर विश्वास रखा हुआ तो आगे बढ़ पाओगे। मेरा विश्वास तो तुम पर है ही है, तुम कर लोगे, लेकिन अपने आप के ऊपर विश्वास रखो कि हाँ मैं कर सकता हूं। नई चीजों से घबराना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसको समझना है, वह आदत डालो, ठीक है। नई चीज तुम्हारे सामने यार, तुम ये तो समझ में आएगा नहीं, अरे नहीं भाई, तोप है क्या, कोई रॉकेट साइंस है? नहीं, हमारे से पता नहीं कितनी पीढ़ियां इस फिजिक्स को पार करके चली गई है और मचा रही है आजकल।
इस फील्ड में ही मचा रही है। हम तो बहुत छोटे लेवल पे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है बेटा। लो आगे बढ़ते हैं, एक लिमिटेशन के बारे में समझते हैं। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में ये थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कूलम्ब्स लॉ के लिए लिमिटेशन बताओ। तो कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं, मैं हवा में बता सकता हूं, बस आप अपनी लैंग्वेज में लिखना आपको आना चाहिए। देखना, अदरवाइज मैं एक रेफरेंस के फॉर्म में लिख के लाया हूं कि इस तरह से लिखा जा सकता है। समझना कि चार्जेस है ना वो रेस्ट पे थे, क्योंकि हम जो फॉर्मूला लिखते थे के Q1 Q2 डिवाइड में R स्क्वायर, के ये Q1 ये Q2 ये डिस्टेंस R, तो जो फोर्स का फॉर्मूला लिखते थे वो ऐसे लिखते थे ना, Q1 Q2 डिवाइड में R स्क्वायर, ऐसा लिखते थे। अगर ये डिस्टेंस चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा क्या? अगर ये डिस्टेंस चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा क्या? अगर ये डिस्टेंस बार बार वेरी कर रहा है तो मतलब फोर्स भी वेरी कर रहा है। तो अगर चार्ज रेस्ट पे है तब हम एक्यूरेट फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक पहली लिमिटेशन हुई कि सर चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट पे होने चाहिए या एकदम जकड़ के रखे हुए होने चाहिए, तब हम एक्यूरेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे। दूसरी बात, जरूरत पड़ेगी तो पोल दे देंगे बेटा। क्या पोल ही तो है, पैसे थोड़ी है, पोल ही तो है, पैसे थोड़ी है। जो नहीं दे रहा हूं तो रो रहे हो क्या भाई? ठीक है, देख आगे क्या नहीं। दूसरी बात बता रखी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्जेस, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर पॉइंट चार्जेस नहीं हुए तो दोनों के बीच में इंडक्शन की कहानी होती है, दोनों के बीच में इंडक्शन। पिछले सेशन में एक क्वेश्चन करवाया था, पिछले सेशन में एक क्वेश्चन करवाया था 2 मार्क्स का, उसमें बात बताई थी कि इंडक्शन की कहानी होती है, फिर इफेक्टिव डिस्टेंस चेंज हो जा सकता है, तो वही वाली बात बताइए। तीसरा कि ये डिस्टेंस है ना वो 10⁻⁻15 से बड़ा होना ही चाहिए। अगर उससे छोटे लेवल पे आप चले गए, उससे भी छोटे लेवल, तो न्यूक्लियस में अंदर घुस जाओगे, ये न्यूक्लियस की रेडियस आ जाएगी। अगर 2 पॉइंट चार्जेस है वो 10⁻⁻15 पावर से अंदर घुस गए तो न्यूक्लियस के अंदर ही तो तुम घुस गए हो, और न्यूक्लियस के अंदर घुस जाओगे तो एक ताकतवर बाप बैठा हुआ है, कौन सा नाम है उसका, उस फोर्स का, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फिर कूलम्बिक फोर्स की औकात उसके सामने कुछ नहीं रहेगी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करने में आ जाएगा, वो डोमिनेट करेगा। इसलिए ये फोर्स किस जगह पे ज्यादा वेरिएट, मतलब कि एक सही खासा डिस्टेंस, लेकिन 10⁻⁻15 से ये कम ही, हाँ मतलब उसके लिए उससे ज्यादा ही होना चाहिए, उससे कम होगा तो दिक्कत हो जाएगी। और सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज। कितनी है? इतनी, 10⁻⁻15 मीटर जितनी। ये न्यूक्लियस की रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अरे भाई मीटर में लेना है, भूमि मीटर में लेना है, 10⁻⁻15 मीटर में लेना है, मीटर लिखा हुआ है ना बेटा। कोई बात नहीं है ना दिव्यांशी, अभी मेजॉरिटी स्कूल में यही पढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हो। तो तुम्हारे 2 चैप्टर एक साथ हो जाएंगे दिव्यांशी, रे ऑप्टिक्स भी तुम वहां से पढ़ रहे हो और पहला चैप्टर भी यहां से पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। खुशी वाली बात है दिव्यांशी। ठीक है, फॉर्मूला शीट तो अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे बनती जाएगी, लेकिन मैं आपको एक वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा, मतलब वीकली, जिसमें पूरे वीक में इस 3 सेशन के क्वेश्चंस होंगे, कूलम्ब्स लॉ के, फिर जो पिछले सेशन में हमने पढ़ा था उस सारे के क्वेश्चंस होंगे, वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो वहां से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, देखो ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक ताकतवर क्वेश्चन आपके सामने फेंक रहा हूं, 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 3 मार्क्स में, कि कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में बताइए। बहुत बार सीबीएसई में ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई के द्वारा, 3 मार्क्स में, कि वेक्टर फॉर्म बताइए कूलम्ब्स लॉ का, क्या वेक्टर फॉर्म हमें बताइए कि वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस कूलम्ब्स लॉ को। समझना, बहुत डिटेल में बताऊंगा, एक बार लिख के बताऊंगा। ठीक है, इसलिए इसमें कुछ लिख के नहीं लाया हूं, आप मेरे साथ साथ रहना। पहले रे डायग्राम साथ साथ, मतलब एक डायग्राम साथ साथ बनाते जाओ। रे डायग्राम नहीं बेटा, रे डायग्राम तो तुम पढ़ रहे हो अभी। ठीक है, एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को हमने रिप्रेजेंट किया है। हमारे पास एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस है। हमने लिखा यहां पर चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2। हम बैठ गए हैं इस ओरिजिन पे, तो ये डिस्टेंस आया R1, दूसरा वाला डिस्टेंस आया R2। तो मतलब कि लिखा जाएगा R1 वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ
Q1। देखना R2 वेक्टर इज द पोजीशन। ये R1 और R2 क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। R1 और R2 क्या है भाइयों बहनों? R2 है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 चार्ज। दो चार्जेस अपने पास, दोनों का हमने क्या लिख लिया? दोनों का हमने पोजीशन वेक्टर लिख लिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर कट? ठीक है, देखना अब हमने सोचा कि इन दोनों के ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, तो हमें यह पता चला कि Q1 है वो कुछ इस डायरेक्शन में धक्का दे रहा होगा, ये F21। फोर्स ऑन अ 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन अ 2 ड्यू टू 1, कहानी लिखते जाना साथ साथ। क्या है ये सर? F21 वेक्टर क्या है? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। और सर ये 2 वाला है वो 1 वाले के ऊपर फोर्स लगाएगा, 2 वाला है वो ऐसे 1 वाले को धक्का देगा, तो इस डायरेक्शन में कुछ धक्का आएगा। ये F12, F12 को लिखने का तरीका ऐसे कि सर F21, अरे भाई साहब समझो तो सही पहले कि क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन। हाथ से इसलिए लिखवाया जा रहा है क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा? 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। तो F12 फोर्स, ये साथ साथ सारी बातें आपको लिखनी है बेटा। फोर्स ऑन अ Q1 ड्यू टू Q2, दूसरे वाले चार्जेस की वजह से पहले वाले के ऊपर लगने वाला फोर्स, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। कितना फोर्स लगा रहे हैं? सोचना पड़ेगा। सोचना क्या है? कोई भी क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करना है, पहले क्वेश्चन में मुझे बताओ कि क्या फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? क्या फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? बताओ, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है? बताओ बताओ बताओ। V या S, 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 S कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, V या S। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वो बताओ पहले। NDA। स्मृति मार खाएगी तू। स्मृति है ना? हाँ, NDA। मार दो के दोनों चैप्टर्स एक साथ हो रहे हैं अपने स्कूल में भी और यहां पर भी। तालियां मार दो के लिए, ग्रेट ब्रो। ठीक है ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, सही बात बताइए शिवांगी ने, कशिश ने, कि दीपाली शर्मा बेटा फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है ठीक है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। कैसे? फोर्स में हम मैग्नीट्यूड की बात भी करेंगे और डायरेक्शन की बात भी करेंगे। तो एक होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन, दूसरी होती है उसकी डायरेक्शन। तो दोनों की चर्चा हमें करनी होती है। तो फोर्स अगर 2 पे लिखना चाह रहे हैं, फोर्स ऑन अ 2 ड्यू टू 1, तो लिखने का तरीका ऐसा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड जो लिखा जाएगा कुछ ऐसे F, और इस फोर्स की डायरेक्शन के लिए F21, ये यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा इस डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, देख सेम बात यहां पर भी, फोर्स 1 ड्यू टू 2, तो लिखा जाएगा फोर्स 1-2 का मैग्नीट्यूड और फोर्स 1-2 का यूनिट वेक्टर। ये लिखने का तरीका है यूनिट वेक्टर। क्या है ये? यूनिट वेक्टर। साथ साथ वापस लिख देता हूं, ये है क्या, ये एक्चुअल में है क्या। वापस रहोगे कि ये चीज क्या बता दी थी जो हमें पता ही नहीं थी। ठीक है, ऐसी कुछ भी अजनबी वाली चीज लग रही है तो मैं यहां पर ही लिख रहा हूं, कि ये R12 एक्चुअल में है क्या, R12 एक्चुअल में क्या है। देख, R12 कोई नई चीज नहीं है, ये पोजीशन वेक्टर है। ये लिखा जाएगा सर R21, 1 से 2 की ओर जाने वाला, R21 नाम दे दिया, और सर 2 से 1 की ओर जाने वाला, क्या 2 से 1 की ओर जाने वाला, जिसको हमने नाम दे दिया R12। अब इसी डायरेक्शन में मैं एक यूनिट वेक्टर काट लूं, क्या काट लूं? यूनिट वेक्टर काट लूं, तो उसको कहा जाएगा यूनिट वेक्टर फॉर दैट रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस। ठीक है, तो लिखने का तरीका F फोर्स 21 या फिर R21, ये लिखा जाएगा यूनिट वेक्टर
और ये भी सेम बात है, F12 और ये R12, ये भी लिखा जाएगा यूनिट वेक्टर। उस डायरेक्शन के लिए, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर है। अब एक बात मेरी समझ में, ये बात मुझे समझना कि क्या मैं दोनों का मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, K Q1 Q2 डिनोमिनेटर में R स्क्वायर, डिनोमिनेटर में R स्क्वायर, और F21 की जगह मैंने लिख लिया यहां पर R21 यूनिट वेक्टर, R21 यूनिट वेक्टर। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अरे छोड़ दिया मैंने, ये सब छोड़ दिया। लो ये बताओ, क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि मैंने कैसे लिखा? F12 और ये लिखा मैंने F12। क्या इस स्लाइड पे जो भी लिखा गया है उसमें कोई आपको आपत्ति है? इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं? बहुत बढ़िया बात, इसमें बहुत बढ़िया बात। अब देखना, मैं इसमें कुछ डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में बात बताई जा रही है कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ इससे प्रूव करके दिखाओ कि हाँ ये बात सही है, इसमें भी एप्लीकेबल है, वो प्रूव करके दिखाओ कि ये फोर्स सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। उसके लिए हमें प्रूव करना है। देखना, मैं इन दोनों चीज को लिखता हूं, मैं इन दोनों चीज को लिखने की कोशिश कर रहा हूं। समझना इस बात को। ये लिखा था पहले F21 फोर्स, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा जाता है F Q2Q1 डिनोमिनेटर में R स्क्वायर, डिनोमिनेटर में R स्क्वायर, और उसका पोजीशन वेक्टर लिखा जाता है R21 यूनिट वेक्टर, R21 यूनिट वेक्टर। सेम बात यहां पर भी लिखी जाती है, F12 वेक्टर, F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में R स्क्वायर लिखा, और सर उसका यूनिट वेक्टर है तो R12 का यूनिट वेक्टर। ये लिखा भाई साहब, ये काम की बात आई। अब देखना, R21 को लिखने का तरीका ऐसा है, K Q1 Q2 डिनोमिनेटर में R स्क्वायर। अब देख, क्या मैं R21 को, यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका, R21 वेक्टर डिनोमिनेटर में उसका मैग्नीट्यूड। एक लिखने का तरीका होता है यूनिट वेक्टर को। अगर कोई यूनिट वेक्टर A है तो उसको लिखने का तरीका ये है, A वेक्टर डिनोमिनेटर में A का मैग्नीट्यूड। ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा। ये हिंट है, ये हिंट है यूनिट वेक्टर के लिए। थोड़े बेसिक रिवाइज करवा रहा हूं, साथ साथ लिख के, अलग अलग कलर से लिखा है, समझ में आना चाहिए कि ये प्रीवियसली कोई कंसेप्ट से मिक्स कर रहा है, ठीक है। अब देखना कहानी को, R21 वेक्टर डिनोमिनेटर में R लिखा है। क्या सीधा सीधा लिखा जा सकता है? K Q1 Q2 डिनोमिनेटर में R का क्यूब, यह आ जाएगा R21 वेक्टर। किसकी वैल्यू आई है? फोर्स F21 की, फोर्स F21 की वैल्यू ये आई है। समझना इस बात को। हाँ, अब सेम बात मैं यहां पर भी अप्लाई करूंगा, इसलिए मैंने ये कर दिया था, R21 इज इक्वल टू R12 वेक्टर डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा R। यहां पर भी सेम बात, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना। अगर मैं पर्टिकुलरली इस साइड वाले एरो की और इस साइड वाले एरो की बात करूंगा तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो नीचे वाला तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। किस में चेंज आएगा? डायरेक्शन में चेंज आएगा। तो R21 इज इक्वल टू R2 वेक्टर डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा R। ये 2 पार्ट मैंने लिखा है, ये 2 पार्ट मैंने लिखे हैं जो यहां पर यूज किए हैं, सेम बात मैं यहां पर भी यूज करना चाहता हूं। लिखा जाएगा ये K Q1 Q2 डिनोमिनेटर में R स्क्वायर, यह आ जाएगा R12 वेक्टर डिनोमिनेटर में R। सीधा सीधा हमने लिखना सीखा, K Q1 Q2 डिनोमिनेटर में R का क्यूब, यह आ जाएगा R12 का वेक्टर। अब मुझे यह बताओ, R12 और R21 वेक्टर में क्या खास बात है? R12 और R21 में क्या खास बात है? खास बात क्या है इनमें खास बात क्या है? तो सर हमें यह पता चला है कि R21 की डायरेक्शन ऐसी है, R12 की डायरेक्शन ऐसी है, और दोनों की लेंथ नापी गई है तो लेंथ सेम है। मतलब कि डायरेक्शन वाइज दोनों अपोजिट और मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल है, इसलिए देख हमने डिनोमिनेटर में तो सेम कर दिया है। R21 वेक्टर या फिर R21 वेक्टर, R21 या R12 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं कि R12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस में R21 वेक्टर। ये एक बहुत शानदार बात है यहां पर कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन, बहुत सही आंसर दिया है, बहुत सही आंसर, बहुत बढ़िया। रितिका, राधिका, हाँ अवंशिका,
ठीक है। कशिश तो अभी स्केलर क्वांटिटी में है स्केलर क्वांटिटी है ये, क्या है यार, तू भी अलग दिमाग लगा रही है। लो बेटा, तो यहां पर सीधा मैंने लिखा k q1 q2, डिनोमिनेटर में r का क्यूब, ये आ जाएगा, देखना मैंने उल्टा लिख दिया इसको यहां से मैच करके, माइनस में r21 वेक्टर। अब एक माइनस साइन को मैंने बाहर निकाल दिया, माइनस k q1 q2, डिनोमिनेटर में r क्यूब, यह आ जाएगा r21 वेक्टर। किसके इक्वल है ये? f12 वेक्टर के इक्वल है। अब देख कहानी, f21 सेम f12, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसका चेंज है? माइनस साइन का चेंज है। इसका मतलब हम सीधा सीधा लिख सकते हैं f12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस में f21 वेक्टर। मतलब कि सर दोनों में जो फोर्स लग रहा है वो सेम इन मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है, जो बात हमें पहले से पता थी। हमने सिर्फ क्या किया है, उसको वापस क्रॉस चेक किया है और न्यूटन्स के थर्ड लॉ को प्रूव नहीं करवाया, वेरीफाई करने की कोशिश की। प्रूव नहीं बोल सकते, वेरीफाई करने की कोशिश की है। क्या ये बात आपको समझ में आई? 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा। ठीक है। बायो की क्लास होगी तो होगी बेटा, होगी तो ले लेना, पढ़ लेना। है 6:30 बजे, 8 बजे क्लास है बेटा बायो की। न्यूटन्स थर्ड लॉ, कशिश सही बात है। ठीक है। देखो एक बात मुझे बताओ, हालांकि तुम तो मेरे सामने नहीं हो, लेकिन मान लो कि हम ऑफलाइन क्लासेस में बैठे हुए हैं, मैंने किसी कारणवश, जैसे आप यहां पर कर रहे हो ना बकेती, मैंने पकड़ के मारी एक झापट। क्या किया? पकड़ के मारी एक झापट, थप्पड़ लगाया एक जोर से। शर्म तो आपको भी बहुत आई, क्योंकि आपके क्रश ने भी आपको देखा था, तो शर्म तो आई आपको भी। लेकिन टीचर का होता है भाई, आप कुछ नहीं कर पा रहे थे वहां पर, तो थोड़ी बेइज्जती फील करके आप बैठ गए। लेकिन तुमने भी ठान ली थी, मुझे कोई क्लास में थप्पड़ मार सकता है क्या? अब दिखाता हूं कि सोमा भाई से टकराने का नतीजा क्या होगा। तो आपने क्या किया पता है? मैं तो क्लास में था, आपकी क्लास छूट गई थी, तुम्हारी 3 ही क्लास होती है, हमारी शायद ज़्यादा क्लास होती है, तो हम पढ़ाने में व्यस्त थे और आपने नीचे जाके मेरी कार की हवा निकाल दी, टायर पंचर कर दिया। ठीक है, टायर पंचर कर दिया आपने, तो मैंने थप्पड़ लगाया, आपने उस गाड़ी की हवा निकाल दी या फिर पंचर कर दिया, टायर की हवा निकाल दी या पंचर कर दिया। क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? बताओ बेटा। अवंशिका बोल रही है मेरा नाम, बेटा आयुषी तेरा नाम, ठीक है। अवंशिका भगत आपका नाम, आयुषी। साइड प्लीज। हाँ बताओ। अरे सृष्टि पहले पढ़ तो ले, फिर कवर करवाने की बात करेगा। पहले जितना पढ़ाया जा रहा है उतना तो कवर कर लो। मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया यार किसी ने। यस आ रहा है, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, बिल्कुल सर। हाँ, देखो ये नोटंकी तो देखो कि हाँ हवा ही निकालेंगे, उनको शर्म भी नहीं है कि हवा नहीं निकाले। कोई भी ऐसा नहीं बोल रहा है कि नहीं सर ये तो गलत बात है, नहीं वो लॉ सही है, ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ के हिसाब से हमें करना चाहिए। सुष्मिका बेटा आपका भी नाम ले लिया मैंने, खुश रहो। यूनिट वेक्टर लिखने में कंफ्यूजन हो रहा है बेटा। श्री मिश्रा, देखिए एक पर्सनल एडवाइस दे रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि आपने 11th में वेक्टर वाला पार्ट इतना डिटेल में ना किया हो, तो एक बार है ना बेसिक मैथमेटिक्स वाला पार्ट है या फिर वेक्टर्स वाला पार्ट रिवाइज कर लेना, या फिर अभी के लिए इस क्वेश्चन के लिए जो मैंने अलग से लिखवाया वो बात याद रख लेना, ठीक है। श्री मिश्रा एक बार लिख लोगे आप अच्छे से तो याद रह जाएगा। सेकेंड पॉइंट,
रुचि यादव, सेकंड पॉइंट था कि 2 पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है, ये बड़े बड़े चार्जेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बड़े बड़े चार्जेस होगा तो इंडक्शन की इफेक्ट होती है। पिछले सेशन में भी ये बात समझाई थी रुचि। आयशा पूछ रही है कि कब तक होगी क्लास बेटा, तो जब तक मजा आएगा तब तक करेंगे, ठीक है, आगे से मत पूछना वरना एक्सटेंड कर दूंगा 15 मिनट। क्लास नहीं है ना और किसी रूम में, ठीक है, आप पढ़ाइए ना सर। हाँ हाँ। श्री रथ, वापस जैसे सेशन खत्म हो एक बार वापस न्यूमेरिकल्स खुद से लगाना, एक बार देख लो अच्छे से पीपीटी में जो मैंने लिखवाया है, समझाया है, और वापस एक बार कोशिश करना सिंप्लीफाई करने की, है ना अभिषेक? बेच आपकी है और इज्जत भी आपकी है, ठीक है। देखो आरती, आपका डाउट आ गया है, दिव्या आपका नाम ले लिया, और आकांक्षा, सुनो अब मेरी बात, जो हाँ बोल रहे थे दिमाग में भूसा भरा हुआ है बेटा, एक्शन रिएक्शन पेयर इसको नहीं बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर इसको नहीं बोलते हैं। क्यों? एक्शन रिएक्शन पेयर की कंडीशन होती है डिफरेंट बॉडी के ऊपर लगना, सेम इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, और तो और साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे। तो जो तुम बोलते हो ना एवरी सिचुएशन हैज अ अपोजिट, मतलब एवरी, क्या बोलते हो, एवरी एक्शन हैज अ अपोजिट रिएक्शन, ऐसा कुछ बोलते हो ना आप, जो मतलब आधा अधूरा सच है। न्यूटन्स के थर्ड लॉ में ये बात मेंशन नहीं थी, वो तो हमने बता दी, बना ली, बता भी नहीं थी, वो बना ली। श्याम आपका नाम सुना है, बहुत बहुत फेमस हो श्याम आप, ठीक है। तो वो साइमल्टेनियसली घटना नहीं है, आप क्लास मैंने खत्म की उसके बाद आप नीचे गए फिर आपने टायर की हवा निकाली ना, पंचर किया ना, तो उसमें बहुत टाइम चला गया, साइमल्टेनियसली घटना नहीं हुई है। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर का एग्जांपल नहीं है, आगे से याद रखना, ठीक है। कभी डिटेल में भी इसमें जाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में था इसलिए माइनस लगाया गया बेटा, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ खास बात बताता हूं, अब ध्यान रखना क्योंकि वेक्टर्स की बात आपको पता नहीं है, आगे आने वाला पार्ट्स हो सकता है कि टफ लगे, जिसको वेक्टर्स नहीं पता है, जिसको बेसिक वेक्टर्स की बात इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसके लिए टफ हो सकता है, उनको ये चीज टफ लग सकती है। तो मैं बहुत बेसिक से लेके चलूंगा, बहुत बेसिक से, लेकिन आपको वेक्टर्स नहीं पता है तो आपको वेक्टर्स की नॉलेज मैं यहां पर रिवाइज करवाऊंगा, तो आपको वो बात माननी होगी, समझने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। वो 12th से जुड़ा हुआ पार्ट नहीं है, मतलब 12th का पार्ट नहीं है, लेकिन 12th से जुड़ा हुआ पार्ट है, वेक्टर्स 12th से जुड़ा हुआ पार्ट से, और इस चैप्टर्स में तो बहुत यूज होगा, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर्स में तो बहुत यूज होगा, ठीक है। देख आगे कहानी समझते हैं, वो बता रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। ये प्रिंसिपल बहुत रेयर ऑफ द केस में 2 मार्क्स में पूछा जा रहा है, लेकिन इससे संलग्न या इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं। क्या बताता है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? देख पहले समझ लेना कहानी क्या है, फिर जो स्टेटमेंट लिखा हो उस पर जाना कि कोई एक चार्ज मान लो Q1, कोई एक चार्ज मान लो Q1, इसके ऊपर सैकड़ों पार्टिकल, सैकड़ों चार्ज पार्टिकल है, वो फोर्स लगा रहे हैं। सैकड़ों मतलब कौन कौन है अपने पास? सर यहाँ पर एक Q2 जो फोर्स लगा रहा है इस तरह से, Q3 है वो फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर ऐसे टक टक करके Qn तक फोर्स, मतलब चार्ज पार्टिकल है जो फोर्स लगा रहे हैं। अब किस किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं वो भी समझ लेते हैं साथ साथ। तो देख कि जो Q2 वाला फोर्स लगा रहा है, जैसे कि Q1 है वो पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव आपको दिख रहा होगा, तो जो Q2 फोर्स लगा रहा होगा वो खींचने वाली डायरेक्शन में लगा रहा होगा। Q2 है ना, नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव को ऐसे अट्रैक्ट करेगा, तो ये Q2 वाला है वो ऐसे खींचने वाली डायरेक्शन में, ऐसे खींचने वाली डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। ये Q3 वाला है वो भी ऐसे खींचने वाली डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ऐसे खींचने वाली डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और सर ये Qn वाला है वो पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव, तो धक्का देने वाली डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ऐसे धक्का देने वाली डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। ऐसे कुछ 3 फोर्सेस लग रहे हैं किस पे? ऐसे कुछ 3 फोर्सेस लग रहे हैं Q1 पे। तो सर नेट फोर्स कितना रहा होगा इस Q1 पे? नेट फोर्स ऑन अ वन ये कितना रहा होगा? तो उन्होंने बताया कि इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम करना है। क्या करना है? तीनों फोर्स का वेक्टर सम करना है, मतलब कि F on a 1 due to 2, F on a 1 due to 3, और ऐसे टक टक करके n पार्टिकल्स है तो F on a 1 due to n।
ये लिखने का तरीका है, जिसमें याद रखना है पहले तो वेक्टर सम करना है, और ये जो 1 है ना, ये वाला फोर्स, जिसको इस तीसरे वाले से कोई लेना देना नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के बीच का ही है। यहां पर जो फोर्स लिखा गया है वो तीसरे कोई पार्टिकल, ब्रह्मांड का कोई भी तीसरा पार्टिकल है उससे कोई नाता जाता इसका नहीं है। जब आप इसकी बात कर रहे हो, इनके बीच के फोर्स की बात कर रहे हो, तो सिर्फ इनका फोर्स ही लिखा जाएगा, के Q1 Q2 डिवाइड में r², ये डिस्टेंस ही लिखा जाएगा। जब आप 1 3 की बात कर रहे हो तो के Q1 Q3 डिवाइड में r², तीसरे के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है, ब्रह्मांड का कोई भी तीसरा ले लो उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। तो जब आप पहले 2 की बात कर रहे हो तो सिर्फ उसके बारे में बताओ, दूसरे 2 की बात कर रहे हो उसके बारे में बताओ। तो लिखा गया है फोर्स ऑन एनी ड्यू टू एनी नंबर ऑफ अदर चार्जेस विल बी वेक्टर समेशन, लिखा गया है देख, वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू देयर अदर चार्जेस टेकन एट अ वन टाइम, सभी का वेक्टर सम कर देना है। इसमें खास बात ये होगी कि ये इंडिविजुअल जो फोर्सेस लिखे गए हैं वो इंडिविजुअल हो गए, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। तो आगे की एक नोट करने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इंटरेक्शन बिटवीन 2 चार्जेस, जब आप 1 2 की बात कर रहे हो तब आप बीच में तीसरे को नहीं घुसाओगे, तब आप बीच में तीसरे को नहीं घुसाओगे। जब आप 1 3 की बात कर रहे हो तब आप वापस 2 वाले को नहीं घुसाओगे। तो इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन फोर्स की लिमिट यहां तक की है, इन दोनों के बीच की लिमिट यहां तक, मतलब कि ये फोर्स की इक्वेशन लिख रहे हो तब दूसरे तीसरे को याद नहीं करना है। करेक्ट है क्या बात? समझ पा रहे हो क्या बात? ठीक है, बहुत काम की एक प्रॉपर्टी है, ये नोट कर लेना, ये नोट कर लेना, एक काम की प्रॉपर्टी है, एक काम की प्रॉपर्टी है, इसका क्वेश्चंस में यूज होगा। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, हो सके तो न्यूमेरिकल बन गया, मतलब एक छोटा सा एमसीक्यू बन गया, लेकिन इससे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, न्यूमेरिकल्स बनाए जा सकते हैं। देख मैं बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स सोल्व करने का तरीका बताऊंगा। देखना, पहले समझ लीजिए बात कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, हम वेक्टर का यूज नहीं करेंगे, खत्म बात वेक्टर की, हम वेक्टर के फॉर्मूले के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम सीखेंगे क्या क्या बताएं। देख बेसिक वेक्टर का पार्ट समझाता हूं, बेसिक वेक्टर का पार्ट समझाता हूं कि अगर हमारे पास है फोर्स F, ये फोर्स F1, कोई चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये फोर्स लग रहा है F1, ये दूसरा फोर्स लग रहा है F2, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो नेट फोर्स लिखा जाएगा इस Q के ऊपर। लिखने का तरीका समझना, अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस लिखा जाएगा F2 का स्क्वायर प्लस लिखा जाएगा 2F1 F2 कोस थीटा। लो, ये एक तरीका, ये एक चीज आपको याद होनी चाहिए, ये एक चीज आपको याद होनी चाहिए, ये काम की बात, वेक्टर्स की काम की बात। दूसरी बात, अगर कोई फोर्स F है, अगर कोई फोर्स F है, कोई चार्ज Q पार्टिकल के ऊपर फोर्स F लग रहा है, तो उसको 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, उसको 2 हिस्सों में बांटा जाएगा परपेंडिकुलर, ऐसे टक 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 टक। ये थीटा के पास वाला, मान लीजिए कि ये थीटा एंगल दे रखा है, तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट हो जाएगा F कोस थीटा, और थीटा से दूर वाला कंपोनेंट हो जाएगा F साइन थीटा। ठीक है, ये इतनी बात याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, इतनी बात याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में मान लिया कि ये 10 दे रखा है, ये 10 न्यूटन दे रखा है, और ये एंगल बता दिया आपको 30 डिग्री, ये एंगल बता दिया आपको 30 डिग्री। तो कैसे लिखा जा सकता है, इस 10 को कैसे तोड़ा जा सकता है सर? ये लिखा जा सकता है 10 कोस 30 डिग्री, और ये थीटा से दूर वाला, थीटा से पास वाला कोस बना, थीटा से दूर वाला साइन बना, 10 साइन 30 डिग्री। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? एक बार अच्छे से लिख ले, ये वेक्टर्स मैंने रिवाइज करवाया है। क्या रिवाइज करवाया है? वेक्टर्स। बेसिक मैथ्स पहले रिवाइज किया था, अब थोड़ा सा वेक्टर्स का पार्ट हमने रिवाइज किया है। एक बार अच्छे से लिख ले इसको, और जाग जा, सोने नहीं दूंगा बेटा, जाग जा। काम की बात है, यहां पर काम की बात चल रही है, सोने नहीं आया है, सोने नहीं आया है, जाग जा, आजा 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 आजा। लिखा क्या आपने? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? लो, अब इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस, इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ लास्ट टॉपिक है ये, लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, बस 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, बस 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं इसके ऊपर। देखना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बचे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस। एक बताया गया, फाइंड द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस्ड एट अ बी, मतलब बी के ऊपर, यहां है ना ये बी के ऊपर कोई चार्ज है छोटा q, इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है?
नेट फोर्स फाइंड करना है। बहुत अच्छी बात, सिंपल सी बात। देख, तो हम क्या कर रहे हैं, बाकी तीनों के लिए, बाकी तीनों की वजह से लगने वाले फोर्सेस फाइंड करो। जैसे कि ये एफ ए है, ए के ऊपर भी चार्ज क्यू लिखा गया है, बी के ऊपर, सी के ऊपर, सभी के ऊपर आइडेंटिकल चार्ज क्यू रखे गए हैं। देखना, क्या ए वाला है वो ऐसे धक्का देगा, वो ऐसे धक्का देगा एफ ए, बात तो आपकी सही है, ऐसे धक्का देगा। देखिए ए वाला, दोनों सेम सेम चार्ज क्यू क्यू, हाँ, दोनों के बीच का डिस्टेंस ए, ये धक्का देगा ना ऐसे, तो लिखा जा सकता है एफ ए, फोर्स एफ ए इज इक्वल टू के क्यू क्यू, तो क्यू स्क्वायर, डिनोमिनेटर के दोनों के बीच का डिस्टेंस ए स्क्वायर। तो ये बी वाले के ऊपर ऐसे धक्का दे रहा है, हमें नेट फोर्स किसके ऊपर निकालना है, इस बी वाले के ऊपर ही निकालना है, ठीक है, इस वाले पे ऊपर ही निकालना है। सेम बात क्या सी के लिए भी एप्लीकेबल है। देखना, ये सी वाला है, अब इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं। पहले तो क्यू के ऊपर, इस बी के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक सी वाला, एक डी वाला और ए वाला। ए ऐसे धक्का दे रहा है, सी वाला है वो ऐसे नीचे धक्का दे रहा है, सी वाला ऐसे नीचे धक्का दे रहा है, ये एफ सी से। ये बात भी सही है। तो हमने सीखा सर एफ सी, के क्यू स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर। क्यू स्क्वायर कैसे आया, के क्यू वन क्यू टू क्यू क्यू, और ए स्क्वायर, ये डिस्टेंस भी हमें ए दे रखा है स्क्वायर के लिए। अरे हाँ, तो ऐसे नीचे वाली डायरेक्शन में, करेक्ट, ऐसे नीचे धक्का देने वाली डायरेक्शन में। एक बात सर, एफ ए और एफ सी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो क्यों ना मैं इसको एफ का नाम दे दूं, क्यों ना मैं इसको एफ का नाम दे दूं, कोई बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, समझ में आ रहा है। अब देख, ये डी वाले की बात कर रहे हैं अपन, डी वाला, क्या डी वाला ऐसे धक्का देगा, टक 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 टक, ये ऐसे धक्का दे रहा है, ये ऐसे धक्का दे रहा है, ये एफ डी, ये एफ डी आया। एफ डी का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा, एफ डी के चार्जेस क्या है, Q1 Q2, Q1 Q2, तो ये क्यू 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 स्क्वायर आ गया। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस सर ये लिखा जा सकता है √2a, ये पता होना चाहिए, √2a का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर। तो सीधी बात लिखी जाए तो f/2 हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये f हो जाएगा, डिवाइड में 2 आ जाएगा। तो तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, किस पे, बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं। कैसे 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 सर, एक फोर्स ऐसे लग रहा है F, दूसरा फोर्स लग रहा है ऐसे कुछ F, तीसरा फोर्स एकदम मिड से निकल रहा है, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स जिसको लिख सकते हैं √2f। क्या बहुत सिंपल तरीके से ये बात आपको समझ में आई, हाँ फाइंड, अरे बहुत सही बात आरती ने बताई है, हाँ डीसी भाई भी सही बता रहा है, ठीक है। क्या समझ पाए इस कहानी को, क्या इस कहानी को आप समझ पाए? अब देख, क्या ये एंगल सेम सेम ही तो नहीं है, क्या ये एंगल 45 और ये एंगल भी 45 नहीं है? बात तो आपकी सही लग रही है, एंगल 45 ही तो है। तो इस √2f वाले को है ना तोड़ देते हैं अपन, √2f वाले को तोड़ देते हैं। तो मैं क्या करता हूं पता है, दो हिस्सों में इसको बांट लेता हूं। एक बी के ऊपर जो फोर्स लग रहा था ना, एक एफ ऐसे, एक एफ ऐसे, प्लस करके ये बी के ऊपर जो फोर्स लग रहा था ना ऐसे कुछ, √2f, इसको दो हिस्सों में काट लेते हैं, दो हिस्सों में बांट लेते हैं। ये एंगल हुआ 45, ये एंगल हुआ था 45। तो हमने दो हिस्सों में इसको बांट लिया, एक तो ये था बी एफ और ये भी नीचे वाला एफ, प्लस करके मैं अगर इसका कंपोनेंट लूंगा, मैं √2f वाले का कंपोनेंट लूंगा तो ये बन जाएगा √2f cos 45, और ये नीचे वाला भी बन जाएगा सेम √2f cos 45। अब cos 45 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए भाइयों बहनों, cos 45 होता है किसके इक्वल, 1/√2 के इक्वल। cos 45 यही होता है ना, 1/√2 के इक्वल। तो √2 और √2 मर जाएंगे, √2 मर जाएंगे, ये f और ये वाला भी f। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? नहीं 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 नहीं, चेट आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? आ रही है? अरे रुक लो, सेम बात वापस बता रहा हूं, सेम बात वापस बता रहा हूं। देख ये एफ, ये बी के ऊपर एक फोर्स लग रहा था एफ ऐसे, एक फोर्स लग रहा था एफ ऐसे, फिर
प्लस करके बी के ऊपर एक तीसरा फोर्स लग रहा था ऐसे टक 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 ऐसे एग्जैक्ट रूट टू एफ जो कितना एंगल बना रहा था, जो एंगल बना रहा था कुछ 45 जितना। ठीक है, अब मैं इन दोनों का रिजल्टेंट पहले निकाल लेता हूं, मैं इन दोनों का पहले रिजल्टेंट निकाल लेता हूं। ये जो पिंकी वाला था ना, वो वापस पिंकी वाला यहीं पे रखता हूं, ये पिंकी वाला यहीं पे रखता हूं। देख अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेता हूं। इनको पहली बार के लिए F1 मान लिया है, इस दूसरे को F2 मान लिया, तो क्या सीधा सीधा लिखा जाएगा कि F1 और F2 का रिजल्टेंट है वो एग्जैक्ट मिड से निकलेगा, एग्जैक्ट मिड से निकलेगा। क्यों भाई? क्योंकि ये सेम इन मैग्नीट्यूड है, सेम इन मैग्नीट्यूड और 90 डिग्री पे है, तो एग्जैक्ट इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो ऐसे निकलेगा। इस 1 मतलब कि ये जो D वाला था वो और ये A वाला था वो जो फोर्स लगा रहा था वो एग्जैक्ट मिड से निकलेगा, जिसको हमने FAD नाम दे दिया है। इस FAD का नेट कैसे लिखा जाएगा वो कहानी समझना सर। F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस, दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल ध्यान से देख, दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है सर? दोनों के बीच का एंगल बन रहा है 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल बन रहा है 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये बना 90 डिग्री। और आपको ये याद होना चाहिए कि कोस 90 होता है 0, कोस 90 होता है 0। तो ये पार्ट पूरा का पूरा कट गया, बचा क्या सिर्फ अपने पास एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो 2f स्क्वायर रूट 2f। इसको सिंप्लीफाई करोगे दोनों को तो b के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक जो पिंकी वाला है वो रूट 2f है ही है और दूसरा वाला रूट 2f ये येलो वाला है, जो किसका रिजल्टेंट है? जो a और d का, a ऐसे धक्का दे रहा था, d ऐसे धक्का दे रहा था, उन दोनों का रिजल्टेंट है। तो रूट 2f प्लस रूट 2f प्लस रूट 2f। तो नेट फोर्स ऑन अ बी, नेट, अरे हाइलाइटर आ गया, टन 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 टन, हाँ, नेट फोर्स ऑन बी, ये लिखने का तरीका आ जाएगा रूट 2f प्लस रूट 2f 2 टाइम्स रूट 2f। और हमने पहले ही लिख लिया था कि f एक्चुअल में है क्या, हमने ये बात पहले ही लिख ली थी कि एक्चुअल में f है क्या। टन टन 2 रूट 2 f इज इक्वल टू k क्यू स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर। एक बार ध्यान से देख लो इसको, एक बार ध्यान से देख लो इसको, एक बार ध्यान से देख लो इसको, देख लो 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 देख लो। एंगल निकालने का तरीका एक्चुअल में होता है, देखिए यहां पर बता देता हूं, इसका रिजल्ट है ना वो ऐसे निकलता है अल्फा, ये रिजल्ट निकलता है 10 अल्फा से, 10 अल्फा। ये F1 जो सामने है ना, जो सामने उसका साइन थीटा वाला कंपोनेंट, डिनोमिनेटर में F2 प्लस F1 कोस थीटा, ये फॉर्मूले से निकलता है। लेकिन जब भी कभी बात आए कि दो इक्वल फोर्सेस है, दो इक्वल फोर्सेस है, तब आप सीधा मिड से निकाल सकते हो। दो इक्वल फोर्सेस है तो एग्जैक्ट मिड से निकाल सकते हो। जैसे कि 60 डिग्री पे है वो, तो तुमने, अगर तुम्हें पता है कि 60 डिग्री पे खींच रहा है, दोनों सेम इन मैग्नीट्यूड, तो सीधा ऊपर जाएगा 30 डिग्री पे, बीच वाले मिड वाले एंगल से आगे ऊपर बढ़ेगा। क्या देख पा रहे हो इसको? ये D वाले की वजह से, ये C वाले की वजह से लगने वाला फोर्स सीधा सीधा रूट 2f, एक मिनट, हाँ, ये f/2, ठीक है, f/2, ये रूट 2f कहां से आया? यहां पर f/2 है ना, ये मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो f/2 है, ये FD वाला है वो f/2 है, रूट 2f नहीं है, f/2 है। यहां पर देख लो f/2 है, हमने लिखा यहां पर f/2, ये आएगा f/2, यहां पर आएगा f/2, f/2। अब सही है, अब सही दिख रहा है। ठीक है, देखना, नेट फोर्स हो जाएगा कुछ ऐसा, नेट फोर्स रूट 2f प्लस f/2, f को निकाला हमने कॉमन, यह आ जाएगा रूट 2 प्लस 1/2, f की वैल्यू हमने निकाली थी k क्यू स्क्वायर, डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा a स्क्वायर, यह आ जाएगा रूट 2 प्लस 1/2। ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ये तुम्हारा फाइनल आंसर
हो जाएगा। ये देख प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें एक वर्कशीट में मिलेंगे आपको, है ना, एक दी जाएगी वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें आपको आज के सेशन में जो करवाए गए वह सेशन के क्वेश्चंस और इसके पिछले वाले सेशन में जो क्वेश्चंस करवाए गए थे वैसे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो इस 3 सेशन जो अपने हुए हैं, हाँ, जो 3 सेशन हुए हैं उसके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। एक वर्कशीट दी जाएगी, आप उसको ऐप पे ही एक सेक्शन मिलेगा, उस पर आप देख सकते हो। ठीक है, एक पीपीटी फॉर्म में या पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। दिव्यांशी बोल रही है अब तो बंद कर दो, मेरे नेट खत्म हो गया। बेटा वाईफाई से काम चला लो या पास वाले से हॉटस्पॉट ले लो, अभी तो मैंने शुरू किया है। क्या ये बात समझ में आई है? यहां तक फुली फाइनल है। देख आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ से शुरुआत हुई थी। कूलम्ब्स लॉ में सर हमने थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए, जो क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो 11th से मैच कर रहे थे। एक 11th में हमें सर्कुलर मोशन वाले कंसेप्ट का यूज किया, एक में डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का यूज किया, इंटीग्रेशन तो नहीं आया था, डिफरेंशियल प्रॉपर्टी का यूज किया था, मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट का यूज किया था। फिर हमने मीडियम की इफेक्ट समझी, मीडियम में अगर डुबो दिया गया तब फोर्स है वो के फैक्टर में चला जाता था, तो इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, उसके क्वेश्चंस किए। ठीक, फिर कहानी शुरू हुई वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, जो बहुत बार पूछा गया है, 3 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया। तो उस वेक्टर्स के बारे में थ्योरेटिकल बात कि पूरा डिटेल में पढ़ा। फिर मैंने आपको बताया कि वेक्टर्स का यूज होगा इसमें बहुत भर के। तो आप 11th अपनी मतलब नेक्स्ट टॉपर साइंस 11th की चैनल पे आप देखोगे तो वहां पर भी एक वेक्टर्स करके एक पार्ट मिल जाएगा। मोशन इन 2D, मोशन इन प्लेन में भी पढ़ाया गया है। बेसिक मैथमेटिक्स आप देख सकते हो, वहां पर भी एक बात मेंशन की गई होगी। लेकिन ये ऐसी चीज है कि जो रिवाइज करके आओ तो आपको और बेटर फील होगी। आप ऐसे क्वेश्चंस करने जाओगे तो आपको आसान लगेंगे। ठीक है, और अगर दिक्कतें आ रही है तो मैंने आपको बेसिक से उठाया है, उस बात को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। इस क्वेश्चंस को, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आपको लिखना है, बार बार सोल्व करना है, खुद से सोल्व करना है। एक बार अच्छे से नोट्स बना लो, रिवाइज कर लो, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। फिर जहां पर खुद से क्वेश्चंस करना, फिर जहां पर भी आप अटको देख लेना, समझ लेना कि कहां पर मैंने गलती की है। और फिर भी अगर सोल्व नहीं हो रहा है तो वापस मुझे बताना। आप किसी भी तरह से रीच आउट कर सकते हो, डाउट सेशन में भी पूछ सकते हो या किसी भी तरह से पूछ सकते हो। बहुत मेथड है आपके पास पूछने की। ठीक है, या नेक्स्ट सेशन में जब भी आओ तब आप शुरुआत में बोल सकते हो, और लास्ट में जब चैप्टर्स खत्म होगा तब वहां पर एक डाउट सेशन डेडिकेटेड लेके वहां पर भी पूछ सकते हो। लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि आप साथ साथ ही डाउट्स अपने निपटाते जाओ। तो आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो अगले सेशन में भी करेंगे, लेकिन आपका काम बस यही है, आपका काम यही रहेगा। हाँ, एक लिमिटेशन करके भी पार्ट पढ़ा था बीच में, तो आपका काम बस यही है कि इसको अच्छे से रिवाइज करो, नोट्स बना लो। 5-10 मिनट ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए रिवीजन में टाइम, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तभी सेशन वर्थ इट है ना, तभी मैंने जो पढ़ाया वो काम का है। ठीक है, हाँ, आपके बेसिक्स वीक है, वेक्टर्स वाला पार्ट या डिफरेंशियल वाला पार्ट वीक है, तो ज्यादा टाइम ले सकते हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर आपको ये चीजें समझ में आई है तो फिर 5 मिनट 10 मिनट से आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना है।